हेलो 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 हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी, क्या हाल चाल है? हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय 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 हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? 17 तारीख आ चुकी है मेरी जान। 17 तारीख की सुबह 4 बजे हम लोग आ चुके हैं एक फाइनल रिवीजन करने, एक फाइनल रिकैप करने, एक फाइनल वो पंच देने, एक फाइनल वो फाइट करने जिससे कि हम इस मैथ के एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्या हाल चाल है मेरी जान? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर तुम सुबह 4 बजे आए हो मेरी जान, तुम सुबह 4 बजे अगर उठ के इस वीडियो को देख रहे हो, तुम असली लेजेंड हो मेरी जान, तुम असली लेजेंड हो। ये जो फाइनल रिवीजन होने वाली है, ये जो फाइनल रिकैप होने वाला है इस पूरी क्लास 10th मैथमेटिक्स का, ये बहुत जानदार होने वाला है। सबसे पहली चीज मैं फिर से बोलूंगा, 1 सेकंड लूंगा मैं तुम्हारा, फिर अपन शुरू करेंगे। तूने मेहनत बहुत करी है मेरी जान, तूने मेहनत बहुत करी है, इस बात को ध्यान रखियो। तूने पिछले 16-17 दिन बहुत मेहनत करी है। अब ये जो टाइम है, ये जो हम 1-2 घंटे कर रहे होंगे, ये हम एक रिकैप कर रहे होंगे, फॉर्मूलों का रिवीजन कर रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे होंगे। क्या भैया ये पेपर लीक वगैरह वाली चीज है? ऐसा कुछ नहीं होता है मेरी जान। देखो, सारा ये एक्सपीरियंस वाली चीज है। कुछ बच्चे बोल देते हैं पिछले साल के एक्सपीरियंस से कि हाँ यार भैया पेपर आ जाता है ये वो। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, बस अपनी जितनी भी मैंने देख के एनालिसिस करी है, उस एनालिसिस के हिसाब से यहां पे तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूंगा। तुम्हारा काम क्या होगा अब? ध्यान से सुनना मेरी जान, ध्यान से सुनना, ध्यान से बिल्कुल फोकस। अगले 2 घंटे मेरे को पूरा फोकस चाहिए तुम्हारा इस बोर्ड पे, पूरा फोकस चाहिए। बिल्कुल चैट वैट साइड में बंद कर दो, कॉपी किताब लेके बैठ जाओ, एक रफ कॉपी लेके बैठ जाओ और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको सुनते रहो। हम हर एक चैप्टर उठाएंगे, हर एक चैप्टर का क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको रिकैप करेंगे और क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको हम देख रहे होंगे। मैं यहां पे बैठ के सवाल सॉल्व नहीं करूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं ऑलरेडी सवाल जो सॉल्व हैं वो ही लेके आया हूं और उन्हीं सॉल्व सवालों को एक बार हम जल्दी जल्दी से रीड कर रहे होंगे, एक बार जल्दी जल्दी से हम देख रहे होंगे कैसे सॉल्व हुआ था। क्या मेरी बात समझ में आई? पहला चैप्टर उठाएंगे, उसके फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, उनको जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे। फिर दूसरा चैप्टर फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, तीसरा चैप्टर फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। इस तरह से हम सारे चैप्टर्स को अगले 1.5 से 2 घंटे में रिवाइज करने की पूरी तैयारी करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई मेरी जान? क्या मेरी बात? यहां पे अब मैं हर चीज को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, फिर से सुन लो। मैं यहां पे जो ऑलरेडी हमने पिछली क्लासेस में मेहनत करी है, उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार मैं तुम्हारे सामने गो थ्रू करवा रहा हूं और तुमसे ये पूछूंगा, बताओ ये याद है ना, बताओ ये याद है ना, और तुम्हें बस उन सबको देखना है और एक बार रिकैप करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो भर दो चैट में, यस भर दो चैट में यस, फिर उसके बाद चैट बंद कर देना। अगर मेरी आवाज क्लियर है यस लिख दो, अगर मेरी आवाज क्लियर है यस लिख दो, मेरा मुखड़ा एकदम सही दिखाई दे रहा है यस लिख दो। अपन शुरुआत करते हैं, अपन शुरुआत करते हैं। यस है, यस है, शुरुआत करते हैं। 4 AM लाइव फाइनल रिवीजन ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स फाइनल रिवीजन पे आ जाते हैं। देखो मेरी जान, सबसे पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर जो चैप्टर था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है मेरी जान वो ये वाला फॉर्मूला है कि HCF इंटू LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस फॉर्मूले से तुम्हें एक MCQ जरूर देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट ये फॉर्मूले पे आएगा कि HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कोई भी एक चीज दे देगा, दूसरी चीज देगा, तीसरी चीज दे देगा और चौथी चीज पूछ लेगा। ये याद होना चाहिए, याद है ना? याद है ना? बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं 2 प्राइम नंबर्स की, ये MCQ असर्शन रीजन में आ सकता है। 2 प्राइम नंबर अगर हैं तो 2 प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है, याद रखना। HCF हमेशा 1 होता है, LCM होता है उन दोनों प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। क्लियर है? अब भैया ये LCM और HCF की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? कई बार बेसिक डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। LCM का मतलब होता है, L मतलब लीस्ट, तो वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, जो दोनों से डिवाइड हो जाए। HCF मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं HCF। ये चीजें याद है? अगर याद है जल्दी से रिकैप कर लो। आ जाते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस पे, आ जाते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये हमने क्लास में करा था, याद करो इसको। क्लास में करा था, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन ये हमने क्लास में करा था, है ना? बोला जा रहा है कि हमें बताना है वो ग्रेटेस्ट नंबर जो कि इसको इसको और इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 5, 4 और 3 दे दे। इसको कैसे करते थे? इस क्वेश्चन को कैसे करते थे? याद करो इस क्वेश्चन को कैसे करते थे? कैसे करते थे? हम क्या करते थे ना, ये जो तीनों नंबर है ना 120, 165 और 210, इसके जो भी रिमाइंडर दिए हुए हैं उनको माइनस कर दो। 120 में से 5 माइनस कर दिया, 165 में से 4 और 210 में से 3 माइनस कर दिया। फिर जो नंबर आ रहे हैं ना, फिर जो नंबर आ रहे हैं उनका HCF ले लो, यही आंसर है। उनका HCF ले लो, यही आंसर है।
बहुत सिंपल सी चीज है, जो भी नंबर दिए हुए हैं उनमें से उसका रिमाइंडर माइनस कर दो, रिमाइंडर माइनस कर दिया, फिर जो नंबर आए उनका एचसीएफ निकाल लेना, यही आंसर है। ठीक है, इसके ज्यादा लॉजिक में जाने की जरूरत नहीं है, अपन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको आगे। देखो 3 नंबर दिए हुए हैं हमें, ध्यान से देखना, ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है ना, ए बी सी का, और एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 3780। अच्छा, मेरे हिसाब से एलसीएम क्या होगा, मेरे हिसाब से एलसीएम होगा, अलग अलग प्राणी लिख दो भाई, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और हर प्राणी की हाईएस्ट पावर लिख दो। 2 की हाईएस्ट पावर मेरे को 2 दिख रही है, 3 की हाईएस्ट पावर मेरे को x दिख रही है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 और 7 की 1। मेरे हिसाब से एलसीएम ये होगा, क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम 3780 है, 3780। तो 3780 की भी मैंने यहां से तोड़ दिया, याद आ रहा है ये क्वेश्चन, 3780 को भी मैंने इस तरह से तोड़ दिया। जब 3780 को मैंने इस तरह से तोड़ दिया तो क्वेश्चन का एलसीएम ये था, क्वेश्चन का एलसीएम ये था, है ना, वही मेरा एलसीएम ये था, और क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम ये आ रहा है। मैंने जो एलसीएम निकाला वो ये आ रहा है, क्वेश्चन का जो 3780 है वो ये आ रहा है। दोनों तरफ कंपेयर करके देखो, देखो यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ पे भी 2 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर x, यहाँ पे 3 की पावर 3, तो मतलब x की वैल्यू 3 होगी। क्लियर है, कंपेयरिंग करते ही आंसर आ जाएगा। याद आ रहा है ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, तो देखो बोला जा रहा है वो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर बनाओ अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 4500, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दे रखा है 4500 और एचसीएफ दे रखा है 15। एचसीएफ क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। जब भी हमें एचसीएफ दिया हो, ध्यान से समझना, जब भी हमें एचसीएफ गिवन हो तो 2 नंबर हमेशा हम क्या मानेंगे, अगर एचसीएफ 15 है तो 2 नंबर मानेंगे 15A और 15B। एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हुए नंबर मानेंगे, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में हमें एचसीएफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो जो नंबर्स हम एज्यूम करेंगे, वैसे तो हम नंबर एज्यूम कर सकते थे एक्स और वाई, पर यहां पे एचसीएफ गिवन है। अगर एचसीएफ गिवन है तो नंबर्स क्या एज्यूम करेंगे हम, 15A और 15B। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया जी। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 4500, तो 15A इंटू 15B का प्रोडक्ट 4500, तो A इंटू B 20। ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 बने, ऐसे कौन कौन से 2 नंबर हैं, 2 और 10, तो एक ये पेयर बन गया, 4 5 20 आता है, ये भी एक पेयर बन गया, 20 इंटू 1 ये भी एक पेयर बन गया, तो 3 पेयर आंसर है। कितने पेयर आंसर है, 3 पेयर। इस क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि अगर एचसीएफ गिवन है तो नंबर हम ऐसे मानेंगे 15A और 15B, बस उससे हमारा आंसर ये आसानी से आ जाएगा। आ जाओ। एलसीएम एचसीएफ के ऊपर जो मेरी जान हमारे वो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं मेरी जान, वर्ड प्रॉब्लम्स करने का सिंपल सा तरीका है, अगर गिवन से छोटा आंसर चाहिए, तो छोटे के केस में एचसीएफ निकालते हैं, और बड़ा आंसर चाहिए अगर तो एलसीएम निकालते हैं। याद आ रहा है, ये पढ़ा था हमने, ध्यान से देखना। हमें एप्पल दे रखे हैं 990, ऑरेंज दे रखे हैं 945, है ना। एक वेंडर है जिसके पास 990 एप्पल है, 945 ऑरेंजेस है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, इनको पैक करना है इनटू बास्केट में पैक करना है, सच दैट हर बास्केट में सिर्फ 1 ऑफ द 2 फ्रूट हो, मतलब और इक्वल नंबर में हो। मतलब कि क्या करा इसने, अलग अलग बास्केट बना दी, ऐसे अलग अलग बास्केट बना दी, हर बास्केट में सेम नंबर ऑफ फ्रूट है, मान लो x सब में x नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, पर ये जो x है ना, ये सेम टाइप है। मतलब ये अगर x है तो ये x के x या तो एप्पल होंगे या x के x ऑरेंज होंगे, समझ रहे हो। सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स डाल दिए, पर हर बास्केट में सेम टाइप ऑफ फ्रूट है, अरे क्लियर है मेरी जान, तो इस तरह से हम करते हैं कि भैया हमें क्या हुआ, हर एक बास्केट में सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, क्या ये नंबर ऑफ फ्रूट्स गिवन से बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, क्या एक बास्केट में 10,000 फ्रूट हो सकते हैं, ना, बड़ा नंबर नहीं हो सकता भाई, टोटल फ्रूट ही इतने से हैं बस, तो 10,000 फ्रूट कैसे रख दोगे इस बास्केट में, एक बास्केट में 10,000 फ्रूट कैसे रख दोगे जब हैं इतने से फ्रूट्स, तो मतलब गिवन से छोटा आंसर चाहिए, और गिवन से अगर छोटा आंसर चाहिए तो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो हमने 990 का और 945 का एचसीएफ निकाला, क्या आ गया एचसीएफ, 45 फ्रूट्स। एचसीएफ किसका निकाला, फ्रूट्स का निकाला, तो एचसीएफ भी फ्रूट्स ही आएगा। तो हमें यह पता चल गया मेरी जान, कि हर एक बास्केट में 45 फ्रूट्स हैं, हर बास्केट में 45 फ्रूट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच बास्केट, तो हमें पता चल गया 45 फ्रूट है हर बास्केट में।
अब मेरे से अगर पूछ ले ये बता दो नंबर ऑफ बास्केट कितनी होंगी, भाई अगर मैंने फ्रूट्स का HCF निकाला तो फ्रूट्स ही आंसर आएगा, तो मेरे को पहले क्वेश्चन से HCF से फ्रूट आंसर मिला। अब मेरे से पूछा कितनी बास्केट होंगी, टोटल एप्पल कितने हैं, टोटल एप्पल कितने हैं, टोटल एप्पल है 990, एक बास्केट में कितने हैं, एक बास्केट में है 45, तो देयरफॉर नंबर ऑफ बास्केट कितनी होंगी, नंबर ऑफ बास्केट कितनी होंगी, टोटल 990 फ्रूट्स हैं और एक बास्केट में 45 है, तो 990 पे 45 ये आ जाएगा तुम्हारा 21 बास्केट। तो एप्पल की कितनी हो गई, 21 बास्केट हो गई। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ऑरेंज की, किसकी, ऑरेंज की बात करूं, तो टोटल ऑरेंजेस कितने हैं, टोटल ऑरेंजेस है 945, कितने हैं 945 है ना, 990 अपन ये 22 आएगा, ये 22 आएगा, यहाँ पे 22 आएगा। टोटल ऑरेंजेस है 945, एक बास्केट में कितने हैं 45, एक बास्केट में 45 है, तो टोटल बास्केट कितनी हो जाएंगी, टोटल बास्केट ऑरेंज की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाएंगी 945 अपॉन 45, ये आ जाएगा अपना 21 बास्केट। तो बस इस चीज का ध्यान रखना मेरी जान, इस चीज का ध्यान रखना मेरी जान कि जिस चीज का HCF निकालोगे, HCF किसका निकाला है, फ्रूट्स का, तो आंसर भी फ्रूट्स में ही आएगा। तो पहले से हमें मिल गया फ्रूट्स, फिर नंबर ऑफ बास्केट पूछिए तो हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है इस चीज का, क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। अगली चीज आती है इसी चैप्टर में रेशनल और इरेशनल, इरेशनैलिटी प्रूव करना। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि 5√3 + 2/3 को इरेशनल प्रूव करना है, गिवन है √3 इज इरेशनल। तो कभी भी किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो पहले उसको मान लो वो रेशनल है। तो अगर 5√3 + 2/3 रेशनल है तो इसको लिख सकता हूं मैं p/q की फॉर्म में, है ना, 5√3 + 2/3 को p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। 2/3 इधर आ गया तो ये आ गया, 2/3 इधर आ गया, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, रेशनल में से रेशनल माइनस तो रेशनल, मतलब ये पूरा रेशनल आ गया, ये पूरा रेशनल है। 5 नीचे ले जाए तो रेशनल अपॉन रेशनल, ये भी रेशनल, और क्वेश्चन में गिवन है √3 इरेशनल है। तो इधर LHS में इरेशनल, RHS में रेशनल, अगर LHS में इरेशनल है, RHS में रेशनल है, तो इरेशनल और रेशनल तो बराबर हो ही नहीं सकते, इरेशनल और रेशनल तो बराबर हो ही नहीं सकते। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है फैक्ट को। हमने गलती से मान लिया कि ये रेशनल है, हमने गलती से मान लिया रेशनल, रेशनल नहीं है ये इरेशनल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद आ गया, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करा था। ठीक है मेरी जान, आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाए। नेक्स्ट चैप्टर है अपना पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक पॉलिनोमियल है और उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। तो अगर एक क्वाड्रेटिक देख लो, अगर एक क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स की बात करी जाए, अगर एक क्वाड्रेटिक और उसकी रूट्स की बात करी जाए तो बिना सोचे समझे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट साइड में लिख के छोड़ दो। याद आ रहा है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट साइड में लिख के छोड़ दिया, ये अवश्य काम आएंगे। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट साइड में लिख के अपन छोड़ देंगे। अरे क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु, क्लियर है भैया, बेसिक से करा। मेरी जान सुबह 4 बज रहे, आज बेसिक से नहीं होगा। अब मैं चीजों को रिवाइज करवा रहा हूं कि हमने जो जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। मैं सामने तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, बस उनको एक बार तुम्हें रिकैप करवा रहा हूं। देखो, याद करो कि हाँ ये क्वेश्चन याद है, हाँ ये क्वेश्चन याद है। ठीक है, चलिए। बोला जा रहा है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/α, एक अल्फा है तो दूसरा 1/α। जैसे ही हमें क्वाड्रेटिक के रूट्स की बात करी जाए, मैं तो बिना सोचे समझे क्या लिखता हूं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख देता हूं। जैसे ही मैंने सम ऑफ रूट लिखा हुआ आ गया -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दिया आ गया c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट काम आ गया मेरे को, अल्फा से अल्फा कट गया तो k की वैल्यू आ गई। क्वाड्रेटिक देखते ही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दो, अवश्य काम आएगा। बोला जा रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। इस क्वाड्रेटिक के हमें जीरोस निकालने थे और फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करना था। याद करो हमने क्या करा था, मैंने कहा ये ब्रैकेट क्यों लगा हुआ है, इस x को अंदर ले जाओ। तो जैसे ही मैं x को अंदर ले गया, मेरे को x की 2 टर्म्स मिल गई। याद करो, जैसे ही x की 2 टर्म मिल जाती थी, बल्ले बल्ले मजा आ गया भैया, बल्ले बल्ले मजा आ गया भैया। ये ऑलरेडी हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होके दे रखा है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होके दे रखा है। तो अगला स्टेप क्या होगा, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। कॉमन लिया, रूट्स आ गए, एक रूट आ गया 1/2, एक रूट आ गया √2, आ गए 2 रूट। अब क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे मेरी जान, हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ रूट्स -b/a के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर c/a, है ना। तो सम ऑफ रूट्स मतलब 1/2 + 1/√2, 1/2 + 1/√2, ये आ गया सम ऑफ रूट्स, और -b/a तो माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है, -1 + √2, -1 + 2√2, माइनस ऑफ ये -b/a क्या है, a है 2, a है 2।
तो तुम देखोगे इसका जब तुम एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेके ये भी ऐसे आ जाएगा 1 + 2√2 अपॉन में 2, और इधर ये LHS है और RHS जो आ रहा है, RHS आ रहा है, ये भी आ रहा है 1 + 2√2 बटे 2, LHS RHS बराबर आ गए। जब मैंने अल्फा प्लस बीटा करा, इन दोनों का सम करा तो वो भी 1 + 2√2/2 आ रहा है, माइनस b/a देखा तो वो भी यही आ रहा है, LHS RHS बराबर आ रहे हैं, हेंस वेरीफाइड। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा निकालें तो 1/2 इंटू √2, 1/2 इंटू √2 ये आ गया LHS। RHS देखें c/a, c क्या है √2 अपॉन में a क्या है 2, तो देखो √2/2 LHS RHS बराबर, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अरे क्लियर है भोंदू, अरे क्लियर है भोंदू। इस वाले क्वेश्चन को देखो, याद करो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। बोला जा रहा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ही मैं क्वेश्चन में देखूंगा अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, क्या करूंगा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट साइड में लिख के छोड़ दूंगा। अब मैंने सोचा, क्वेश्चन ने पूछा है कि भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्वेश्चन भी तो देख लूं। अच्छा, ये लिख के साइड में छोड़ दिया, बहुत बढ़िया बात करी, पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कैसे निकालेंगे भाई। मेरे को तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, मेरे को तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा पता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये चाहिए मुझे, ये कैसे मिलेगा, बाकियों को उधर की तरफ फेंक दो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो मुझे चाहिए था वो आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन ये आ जाते हैं। कई बार ये भी आ जाता है कि बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमें तो होल क्यूब पता है। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा, हमें तो होल क्यूब पता है, हमें तो होल क्यूब पता है। पर मेरे को होल क्यूब नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, तो जो चाहिए वो यहीं रहने दो, बाकियों को इधर फेंक दो। तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। तो मुझे तो ये चाहिए था, तो मैंने इसको उठा के इधर फेंक दिया, तो ये आ गया मेरा। तो जो मुझे चाहिए था, जो मुझे चाहिए था मेरे को मिल गया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ पे मिल गया। चलिए बहुत बढ़िया। अगर एक क्वाड्रेटिक बनानी है, अगर एक नई क्वाड्रेटिक बनानी है, तो टू मेक अ न्यू क्वाड्रेटिक क्या फॉर्मूला होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। जहां पे s का मतलब क्या होता है मेरी जान, s का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स और p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर एक नई क्वाड्रेटिक बनानी है तो मुझे सिर्फ दो चीजों की नीड होती है। क्या दो चीजें हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, सिर्फ इन दो चीजों की मेरे को नीड होती है। अगर ये दोनों चीजें हमें मिल जाएं तो हम एक क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो बस ये दोनों चीजों की हमें नीड होती है। जैसे इस क्वेश्चन को देख लो, जैसे इस क्वेश्चन को याद करो, जैसे इस क्वेश्चन को याद करो, देखो देखो, आधा क्वेश्चन पढ़ना अभी, आधा क्वेश्चन पढ़ना अभी, आधा क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन बोल रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। जैसे ये लाइन पढ़ी, शोभित भैया ने बोला है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के साइड में छोड़ दिया। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक, एक नई क्वाड्रेटिक बनाओ, एक नई क्वाड्रेटिक बनाओ, एक नई क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके रूट्स क्या हो, 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा हो। तो हमें रूट्स दिया, हमें रूट्स के काम नहीं है। अगर हमें नई क्वाड्रेटिक बनानी है तो सिर्फ हमें s और p की नीड है। तो s क्या होगा, जो नए रूट्स हैं उनका सम कर दिया, इनके सम में मेरे को अल्फा प्लस बीटा की नीड आई, वो यहां से यूज कर ली। तो बस इसका काम था ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा देना, जो मैं यहां पे यूज कर लूं। तो मेरे को सम ऑफ रूट्स मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो जो नए रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट, क्योंकि इन्हीं की क्वाड्रेटिक बनानी है ना, तो जो नए रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट मिल गया 1। तो अगर ये हमें s मिल गया, हमें p मिल गया, तो हम s और p यहाँ पुट कर देंगे, s की जगह -3 पुट कर देंगे, p की जगह 1 पुट कर देंगे, हमारी क्वाड्रेटिक आ जाएगी, हमारी नई क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर है ये क्वेश्चन, ये हमने करा था। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये दो होती हैं, ये दो होती हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, कभी भूलना मत, सीबीएसई ऐसे घुमा देती है क्वेश्चन को। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में, कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में, कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में रखना। जब ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि अगर a1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, इंटरसेक्टिंग लाइन, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर, c1 अपॉन c2 के बराबर, कोइंसिडेंट लाइन। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, c1 और c2 के बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे इन्हें पैरेलल लाइंस का केस है। क्या कह देंगे हम इन्हें, पैरेलल लाइंस का केस है। क्लियर है मेरी जान, क्लियर है मेरी जान, इन्हें कहते हैं हम पैरेलल लाइन का केस, कि अगर तीनों दो रेशो बराबर है और तीसरे के बराबर नहीं है। अगर एक भी सॉल्यूशन मिलता है, एटलीस्ट एक भी सॉल्यूशन मिलता है, तो उसे क्या कह देते हैं हम, उसे कह देते हैं कंसिस्टेंट। और अगर एक भी सॉल्यूशन ना मिले तो उसे हम कह देते हैं इनकंसिस्टेंट, उसे हम कह देते हैं इनकंसिस्टेंट। क्लियर है मेरी जान, क्लियर है मेरी जान, आ जाओ।
हमें बोला जा रहा है सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब इन दोनों का हमें ग्राफ निकालना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं, डब्बा बना दो, 2 पॉइंट निकालने हमें, x को 0 रख दिया, y3 आ गया, y को 0 रख दिया, x6 आ गया, तो 2 पॉइंट मिल गए। तो 2 पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन बन गई, पहली लाइन बन गई। दूसरी वाली लाइन बनानी है, कैसे बनाएंगे, ऐसे ही 2 पॉइंट निकाल लो, 0, -1, 2, 2 मिल गया, ये दूसरी लाइन मिल गई। तो 2 लाइन अगर हमें मिल गई, 2 लाइन हमें मिल गई, हमने ग्राफ बना दिया। अब मान लो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ ले, ये वाला ट्राइंगल का एरिया, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा, बेस ये लेंथ, पूरी लेंथ लेना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखा जाता। तो 1 2 3 4, 4 आ गई हमारी बेस, और हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, 2, तो परपेंडिकुलर हाइट है 2, तो एरिया हो गया हमारा हाफ इंटू 4 इंटू 2, 4 यूनिट स्क्वायर, 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा एरिया आ गया। क्लियर है मेरी जान, क्लियर है मेरी जान, क्लियर है मेरी जान भैया, ये रिकॉर्डेड है। अच्छा जी, और कुछ जी, और कुछ जी। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, कोफिशिएंट्स क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, जो पहले x का था वो y का हो गया, और जो पहले y का था वो x का हो गया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सीबीएसई को बहुत फेवरेट है, सीबीएसई को बहुत फेवरेट है ये क्वेश्चन। कैसे करते हैं इसको, कैसे करते हैं इसको, एक बार दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, दोनों को ऐड कर दिया, तो देखो 348 कॉमन आ गया, 348 5 जा, एक छोटी इक्वेशन बन गई। एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो एक और छोटी इक्वेशन बन गई। दोनों को ऐड करोगे छोटी इक्वेशन, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे छोटी इक्वेशन। अब देखो ये 2 बड़ी बड़ी इक्वेशन जो है, ये 2 छोटी छोटी इक्वेशन बन गई। इनको सॉल्व करना आसान है, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत भयानक और बहुत मजेदार। अगर डिजिट्स वाले सवाल आ जाए मेरी जान, तो डिजिट्स वाले सवाल कैसे करते थे, शोभित भैया ने बताया था, यूनिट प्लेस पे y मान लो, टेंस प्लेस पे x मान लो, तो नंबर ये बन गया। इंटरचेंज कर दिया, मतलब अब यूनिट पे x आ गया और टेंस पे y आ गया, तो n डैश क्या बन जाएगा, 10y + x। इस तरह से हम पहले ही क्वेश्चन में अपनी हिसाब से एज्यूम कर लेंगे। मान लो फ्रैक्शन वाले सवाल आ जाएं, तो फ्रैक्शन क्या मानते हैं हम, x/y, याद आ गया। एज वाले सवाल आ जाएं, तो एज वाले सवाल क्या करते हैं हम, एज वाले सवालों का क्या होता है, एज वाले सवालों को कैसे करते हैं, एज वाले सवालों को करने के लिए प्रेजेंट एज मान लो। अब मान लो बोला जा रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद पहले मेरे हिसाब से लिखो, मेरे हिसाब से 5 साल बाद x + 5 हो जाएगा, 5 साल बाद y का y + 5 हो जाएगा, 5 साल पहले ये x - 5 हो जाएगा और ये y - 5 हो। क्लियर है, तो मेरे हिसाब से लिख लिया पहले। जब मेरे हिसाब से लिख लोगे, फिर क्वेश्चन में क्या रिलेशन दिया है वो हम यूज कर लेंगे। डिस्टेंस टाइम वाला सवाल आ जाए तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगता है, याद आ रहा है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चंस में, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगता है। क्लियर है जी, आ जाओ। मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है, कौन सा, एज वाला सवाल आ जाए। 3 साल पहले रश्मि की एज वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नाज़मा, और 10 साल बाद रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नाज़मा। ध्यान से देखो, तो मैंने पहले प्रेजेंट एज मान ली, मैंने पहले प्रेजेंट एज मान ली, प्रेजेंट एज मैंने रश्मि की x मान ली और नाज़मा की y मान ली। तो 3 साल पहले मैंने अपने हिसाब से लिख लिया, मेरे हिसाब से 3 साल पहले ये है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से 3 years ago रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड, तो रश्मि की एज थ्राइस है, रश्मि की एज थ्राइस एज ओल्ड एज नाज़मा है। तो पहले मैंने अपने हिसाब से लिख लिया, फिर क्वेश्चन ने क्या रिलेशन दिया उसमें पुट कर दिया। फिर 10 साल बाद मेरे हिसाब से ये होगी दोनों की एज, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है 10 साल बाद, देन ईयर लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नाज़मा। तो ये जो होगा ये ट्वाइस एज ओल्ड एज नाज़मा होगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज नाज़मा होगा। तो भाई एक मैंने अपने हिसाब से लिखा, फिर क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिया, एक मैंने अपने हिसाब से लिखा, फिर मैंने एक क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिया। ठीक है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी। आ जाओ, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, सीबीएसई में रिपीट होता दिख सकता है, रिपीट होता हुआ दिख सकता है। देखना क्या बोला हुआ है, बोला जा रहा है ए एंड बी जो है 70 किलोमीटर दूर है, ए और बी दोनों 70 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है। 2 कार चलनी शुरू होती हैं, एक चलती है x किलोमीटर पर आवर पे और एक चलती है y किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ दोनों चलनी शुरू होती हैं। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम मतलब मान लो दोनों ही राइट की तरफ जा रही हैं, देन दे मीट इन 7 hours। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तेज चल रही होगी, ये धीरे चल रही होगी, तभी तो दोनों यहां से चलती चलती यहां कहीं मिल जाएंगी, सी पॉइंट में मिल जाएंगी। 7 घंटे, तो मतलब ए ने भी 7 घंटे चला और बी ने बीसी चला 7 घंटे। ए ने कितना चला, एसी चला, और बी ने कितना चला, बीसी चला, और दोनों की दोनों 7 घंटे चली होंगी। तो ए ने कितना चला होगा, एसी, एसी क्या होगा, एसी क्या होगा, एसी क्या होगा, एसी डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है x और टाइम कितना लगा 7 घंटे, तो एसी आ गया
x इंटू 7। b कितना चला होगा, bc डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है y और टाइम कितना चला, ये भी 7 घंटे चला होगा, तो y इंटू 7। और मैं ये देख रहा हूं इस ज्योमेट्री में, इस ज्योमेट्री के हिसाब से देखें, ज्योमेट्री के हिसाब से देखें, ये AC में से, इस AC में से अगर मैं BC हटा दूं, BC हटा दूं तो मेरे को AB मतलब 70 मिल जाता है। तो AC में से BC हटा दूं तो मेरे को 70 मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे ये ज्योमेट्री यूज करी। AC क्या हो गया, x इंटू 7, BC क्या हो गया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो y इंटू 7, तो x इंटू 7 y इंटू 7 बराबर 70 आ गया। क्लियर है, एक इक्वेशन यहां से बन गई। क्वेश्चन बोल रहा है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक तरफ को चलते हैं, दोनों एक तरफ को आ रहे हैं, ये इधर और ये इधर, तो वो किसी पॉइंट सी पे मिलते हैं 1 घंटे में। तो ए कितना चला होगा, ए चला होगा AC डिस्टेंस चला होगा, AC डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है x, टाइम है 1, तो AC डिस्टेंस कितना हो गया, x इंटू 1। B कितना चला होगा, B चला होगा ये BC डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, y इंटू 1, और AC प्लस BC मिलके 70 है, AC प्लस BC मिलके 70 है। तो दूसरी इक्वेशन ये मिल गई, पहली इक्वेशन हमें ये मिल गई और दूसरी इक्वेशन हमें ये मिल गई। दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है मेरी जान। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, सिंपल ज्योमेट्री है। AC माइनस BC 70 के बराबर है और इस केस में AC प्लस BC 70 के बराबर है। तो हमें 70 दिया हुआ था, तो मैंने सोचा 70 कैसे आ सकता है, तो AC में से BC हटा दिया, 70 मिल गया, और इस केस में AC और BC को ज्वाइन कर दिया, 70 मिल गया। बस ज्योमेट्री से हमने इस सवालों को कर दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में क्या बोला जाता है कि अगर रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक के, एक तो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एक तो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, और जो दूसरा मेथड है वो है श्रीधराचार्य मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, कि अगर तुमसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, तो क्या करते थे हम, ये फॉर्मूला यूज करते थे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है, जिसको हम डी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये बहुत पावरफुल चीज है। अगर डी पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर डी इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर डी नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो अनरियल रूट्स आते हैं। ये डी बड़ा पॉजिटिव, मतलब डी बड़ा पावरफुल चीज है ना। तो अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स की बात करी जाए, पूछा जाए कैसे रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रियल एंड इक्वल है तो डी बराबर 0, कहीं दिया हुआ है अनरियल रूट्स है तो डी लेस देन 0। ये याद रखना, इससे सवाल आना पक्का है, इस नेचर ऑफ रूट से सवाल आना पक्का है। सिंपल बोल देगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, बताओ क्या होगा, या रियल एंड इक्वल रूट्स है तो डी बराबर 0 कर देना, आंसर हमारा आ जाएगा। ये टाइप का सवाल ना कई बार क्वालिटी में पूछ लेते हैं, वो आजकल काफी फेमस चल रहा है। एलसीएम लेना है, पर एलसीएम कब लोगे, एलसीएम जब लोगे जब वेरिएबल्स को एक तरफ कर लोगे। यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है, तो इस एक्स को उठा के इधर ही पुट कर लिया, इस एक्स को उधर के इधर लिया, फिर एलसीएम ले लिया, फिर अपन एलसीएम लेंगे, क्या होगा, ए प्लस बी इंटू एक्स का एलसीएम ले लिया, ऊपर बन गया एक्स माइनस ए प्लस बी, एक्स कट गया, तो एक्स से एक्स कट गया, तो यहाँ पे बन गया माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पे प्लस ए प्लस बी था, कटते कटते -1 इधर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक ये बन गया। इस क्वाड्रेटिक में हम देख रहे हैं कि x की 2 टर्म्स हैं, मतलब ऑलरेडी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके मिली हुई है। क्या कर दो, कॉमन ले लिया, x की 2 वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। एमसीक्यूज में आ सकता है ये चीज क्या, कि अगर एक रूट है 5 प्लस 3 रूट 2 तो दूसरा क्या होगा 5 माइनस 3 रूट 2, इन्हें कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स, है ना। ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, अलग एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया। एक अगर 5 प्लस 3 रूट 2 है तो दूसरा 5 माइनस 3 रूट 2, एक अगर 2 प्लस रूट 2 है तो दूसरा 2 माइनस रूट 2, एक है 3 प्लस रूट 2 तो दूसरा है 3 माइनस रूट 2, इन्हें कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। a प्लस बी रूट 2 और a माइनस बी रूट 2, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। एमसीक्यू में आता है तो सिंपल टिक कर देना कि हाँ ठीक है, अगर एक है a प्लस बी रूट 2 तो दूसरा होगा a माइनस बी रूट 2। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक 600 किलोमीटर की फ्लाइट है, मतलब 600 किलोमीटर चलनी है, वो धीरे हो गई, क्यों, ड्यू टू बैड वेदर था, बेचारी धीरे हो गई। बोला जा रहा है इसकी एवरेज स्पीड रिड्यूस हो गई 200 किलोमीटर पर आवर से। अगर इनिशियली x थी तो कितनी हो गई, x माइनस 200 हो गई। और बोला जा रहा है टाइम, अगर धीरे हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम इंक्रीज हो गया 30 मिनट से। तो इनिशियली अगर y घंटे लग रहे थे तो बाद में y प्लस हाफ घंटों में 30 मिनट मतलब 1/2 आवर, तो टाइम जो हो गया वो बढ़ गया, ठीक है। पर दोनों ही केस में क्या होगा, डिस्टेंस सेम रहेगा,
दोनों ही केस में डिस्टेंस तो सेम रहेगा, पहले भी इसको 600 ही चलना था, बाद में भी इसको 600 ही चलना होगा। तो स्पीड इंटू टाइम बराबर 600, तो x इंटू वाई बराबर 600। और अगर स्पीड कम हो जाए, टाइम ज्यादा लग गया, तब भी डिस्टेंस तो 600 ही चलना है, तो s डैश इंटू टी डैश ये भी आ गया 600। तो यहां से ये इंटू ये भी 600 के बराबर और x इंटू वाई ये भी 600 के बराबर। x की वैल्यू उठा के 600 अपॉन वाई यहां पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड x मान लेंगे, इनिशियल टाइम y मान लेंगे, डिक्रीज स्पीड हो गई x माइनस 200, तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा t प्लस 1/2 बस। पर दोनों ही केस में स्पीड इंटू टाइम 600 के बराबर, दोनों ही केस में स्पीड इंटू टाइम 600 के बराबर। बस यहां से y x की वैल्यू उठा के अपन ने यहाँ पे 600 अपॉन वाई पुट कर दी, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना एपी। एपी में दो फॉर्मूले कड़े काम के होते हैं। nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको एक और फॉर्मूले से याद करते हैं, n/2 इंटू a प्लस l होती है लास्ट टर्म। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कितनी टर्म, कौन सी टर्म, कैसी टर्म, है ना, जब भी इस तरह से बोल दिया जाए तो मान लेना n टर्म्स। कितनी मान लेंगे अपन, लेट कर लेंगे अपन n टर्म्स, लेट कर लेंगे अपन n टर्म्स। कितनी टर्म, कैसी टर्म, कौन सी टर्म, तो मान लेंगे n टर्म्स। क्लियर है, क्लियर है। अगर इस तरह का फॉर्मूला आ जाए कि Sn हमें इस तरह से दे दिया या An इस तरह से दे दिया, तो कैसे करेंगे, n बराबर 1 2 3 रख दो, आंसर आ जाएगा, है ना। n बराबर 1 रख दिया तो S1 आ गया, S1 मतलब पहले का सम, मतलब पहला ही होता है। S2 मतलब पहले और दूसरे का सम, तो पहला 5 था और पहले और दूसरे का सम तो आ गया 14, तो दूसरा आ गया अपना -9, तो पहला और दूसरा मिल गया, इससे हम क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर है जी, क्लियर है जी। कितने 3 डिजिट नंबर हैं डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट नंबर कहां से कहां तक शुरू होते हैं, 100 से लेके 999 के बीच में आते हैं 3 डिजिट नंबर। पर इसमें अगर डिविजिबल बाय 7 देखें तो सबसे पहला नंबर 105 होगा जो होगा, फिर साथ साथ ऐड करते हैं तो 112, 119। लास्ट नंबर कैसे पता करेंगे, लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करना, जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है ना उसको 7 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आ रहा है 5, उस 5 को 999 से माइनस कर दो, 994, यही हमारा लास्ट नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 होगा, यही हमारा लास्ट 3 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाय 7। तो कुछ नहीं करना होता, जिससे भी डिवाइड करना है तो सबसे बड़े वाले नंबर को उससे डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आ रहा है माइनस कर दो, तो हमारा ये मिल गया। हमने ये देखा ये एपी में है, हमने देखा ये एपी में है, एपी में है, तो अगर एपी में है तो हम ये बता सकते हैं कितनी होंगी, तो कितनी टर्म्स, मैंने मान लिया n टर्म्स, तो ये पहली है, दूसरी है, तीसरी और ये an, तो an की वैल्यू क्या आ गई, an की वैल्यू आ गई 994। यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, an को लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु। मिडल टर्म वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, मिडल टर्म वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, आ सकता है एग्जाम में। मिडल टर्म निकालनी है, देखो मिडल टर्म कैसे निकालते हैं, किसी एपी की मिडल टर्म निकालनी है, किसी एपी की हमें मिडल टर्म निकालनी है, 3 स्टेप में निकलता है। पहले तो ये पता करो है कितनी टर्म, तो पहले तो ये पता करेंगे टोटल कितनी टर्म्स हैं, पहले तो ये पता करेंगे टोटल कितनी टर्म्स है। तो मैंने मान लिया n टर्म्स हैं, तो हमें n की वैल्यू आ गई 31, n टर्म्स है तो ये an हो गया 216, सॉल्व करके n की वैल्यू आ गई 31। तो टोटल कितनी है, टोटल 31 टर्म्स हैं, उसमें से बीच वाली कौन सी होगी, 31 के बीच में क्या आएगा, 31 के बीच में क्या आएगा, 16वीं टर्म, तो 16th वाली टर्म जो है वो मिडल टर्म होगी। तो स्टेप्स होते हैं मिडल टर्म निकालने के, सबसे पहले पता करो टोटल कितनी टर्म्स हैं, फिर जब n पता चल जाए फिर ये पता करो कि मिडल टर्म कौन सी वाली होगी, पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी होगी, छठी होगी या 31वीं होगी। तो मेरे को पोजीशन ऑफ मिडल टर्म निकालनी होती है, n प्लस 1/2 इससे निकाल सकते हैं अगर n ऑड है, और अगर n इवन आ जाए, अगर n इवन आ जाए मेरी जान, n इवन आ जाए, अगर n अगर इवन आ जाए तो मिडल टर्म होती है n/2 वाली और n/2 प्लस 1 वाली, ये वाली दोनों मिडल टर्म होती हैं। ठीक है, ये दोनों हमारी मिडल टर्म्स होती हैं अगर n इवन आ जाए। यहाँ पे n ऑड था तो n प्लस 1/2 मतलब 16th टर्म मिडल है, मतलब 16वीं वाली जो टर्म है, 16th वाली जो टर्म है वो मिडल है। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, a16, तो a16 बराबर हो जाएगा a प्लस 15d, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो मिडल टर्म जब भी हमें निकालनी है मेरी जान 3 स्टेप में निकलेगा। पहले निकालो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, निकल गई, n बराबर 31 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से बीच वाली कौन सी है, मैंने कहा 16th है बीच वाली। अब इस 16th की वैल्यू क्या है भाई, ठीक है 16वीं टर्म मिडल है, पर वो 16वीं टर्म है क्या, तो वो निकलेगा अपना a16 से a प्लस 15d से। क्लियर है, ठीक है। आंसर ही रटा हुआ है बच्चों को तो 111 आंसर आता है, आंसर ही रटा हुआ है 111 आंसर आता है। वाह यार, वाह यार मेरी जान है, इतनी प्रैक्टिस कर ली भैया, आंसर लिख के जा रहे हैं कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर 111 आता है।
ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें बताना है, हमें करना है, इसको सॉल्व करना है। ये सारे सम इक्वल टू 287। मैंने कहा ये तो एपी में आ रहा है, ये तो एपी में आ रहा है, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, चेक करा एपी में आ रहा है, एपी में आ रहा है। तो एपी का सम 287 है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एन नहीं पता था कि ये टोटल कितनी टर्म्स है, ये नहीं पता था, तो पहले एन निकाल लिया, टोटल मान लिया एन टर्म्स हैं, तो एन बराबर हो गया ए एन बराबर हो गया एक्स, तो यहां से एन की वैल्यू आ गई एक्स प्लस 2/3। एन की वैल्यू आ गई एक्स प्लस 2/3, है ना भाई। सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस एल। ए पता था पहली टर्म, लास्ट टर्म पता था x, पर हमें n नहीं पता था कि टोटल कितनी टर्म्स है। तो टोटल टर्म्स कैसे पता करेंगे? मान लेंगे n टर्म्स है, तो an बराबर x, क्योंकि लास्ट टर्म ये है, तो an बराबर x, n की वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, n की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके हमारे यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। x हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, x हमारा पॉजिटिव होगा। x हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, x हमारा पॉजिटिव होगा। अरे क्लियर है बंधु? तो इस तरह का सवाल भी ये आ सकता है, इसको एक बार रीड करके जाना, इसको एक बार रीड करके जाना। चलिए जी, चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाए अपन। तो अगला है अपना ट्राइंगल्स चैप्टर। ट्राइंगल्स चैप्टर में सबसे पहली चीज है बीपीटी। बीपीटी का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान, ये प्रूफ है बीपीटी का, एक बार देखो जल्दी से, देखो याद आ रहा है, याद आ रहा है। प्रूफ हमने करा था, अभी करा था महामैराथन नंबर 1 में, महामैराथन नंबर 1 में प्रूफ करा था, जल्दी देखो। प्रूफ ऑफ बीपीटी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। कैसे निकालते हैं मेरी जान बीपीटी का प्रूफ? कैसे करते हैं बीपीटी का प्रूफ? कैसे करते हैं? सबसे पहले इसका एरिया अपॉन में इसका एरिया, तो एरिया ऑफ एडी अपॉन में बीडी। ऊपर वाले का एरिया कैसे लिखेंगे? बेस मान लिया मैंने एडी और हाइट हो गया ईपी, तो हाइट बेस इंटू हाइट। नीचे वाले का एरिया कैसे लिखेंगे? बेस ये और हाइट इसकी भी यही है, तो ये हो गया नीचे वाले का एरिया। ईपी से ईपी कट गया, तो एडी अपॉन बीडी का एरिया एडी अपॉन बीडी आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे? इसके बाद हम क्या करते थे? इसका एरिया और इसके एरिया का डिवाइड करते थे। तो इसका एरिया क्या होगा? ऊपर वाले का बेस इंटू हाइट क्या होगी? हाइट होगी ये परपेंडिकुलर हाइट डी क्यू, बेस इंटू हाइट डी क्यू। नीचे वाले का एरिया बेस इंटू हाइट इसकी भी डी क्यू होगी, परपेंडिकुलर हाइट डी क्यू होगी, ये कट गया, ये कट गया। तो मैंने ये देखा एडी अपॉन बीडी का रेशो एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन सीडी का रेशो ए अपॉन सी, है ना। तो एडी एडी तो मेरे को न्यूमरेटर सेम दिख रहे हैं, पर बीडीई और सीडीई जो हैं, कौन कौन से हैं? बीडीई, ये है बीडीई और ये है सीडीई। इन दोनों का एरिया भी क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि दोनों बिटवीन सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों का भी एरिया सेम होगा। तो हमारा ये डिनोमिनेटर भी सेम होगा, ये डिनोमिनेटर भी सेम होगा। अगर ये डिनोमिनेटर भी सेम है और न्यूमरेटर तो सेम दिख ही रहा है, तो ये और ये बराबर, दोनों के एलएचएस बराबर, तो दोनों के आरएचएस बराबर, तो दोनों के एलएचएस बराबर, तो दोनों के आरएचएस बराबर, तो एडी अपॉन बीडी बराबर ए अपॉन सी, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो बीपीटी क्या कहता था? बीपीटी कहता था कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन में दिस बराबर छोटा अपॉन में छोटा, छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा, ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा, नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा। ये कहता था हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसका ये प्रूफ हो गया मेरी जान। आ जाओ, आ जाओ, ये क्वेश्चन बहुत जानदार क्वेश्चन है, सीबीएसई को बहुत पसंद है, रिपीट हो सकता है। बोला जा रहा है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सच दैट एओ अपॉन बीओ बराबर सीओ अपॉन डीओ है। क्या? एओ अपॉन में बीओ बराबर सीओ अपॉन डीओ है। प्रूव करना है एबीसीडी ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मतलब मेरे को क्या प्रूव करना है? ट्रेपीजियम का मतलब मेरे को प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। मेरे को प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये और ये पैरेलल है। कैसे प्रूव करते थे हम? कैसे प्रूव करते थे? कैसे प्रूव करते थे? बताओ कैसे प्रूव करते थे? पहले एक लाइन मान लेंगे OE जो कि इसके पैरेलल है, एक OE लाइन मान लेंगे इसके पैरेलल, याद आ रहा है? ये लाइन इसके पैरेलल मान लेंगे। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं बीपीटी लगाऊं तो क्या होगा? क्या होगा? DE अपॉन EA बराबर OD अपॉन OB, DE अपॉन EA बराबर OD अपॉन OB। पर ये जो है ना OB अपॉन OD ऊपर ले जाए, इधर से रेसिप्रोकल कर दिया, तो OB अपॉन OD जो आ रहा है वो EA अपॉन DE आ रहा है, पर OB अपॉन OD जो है वो AO अपॉन CO के भी बराबर है, AO अपॉन CO के भी बराबर है, AO अपॉन CO के बराबर है। तो OB अपॉन OD AO अपॉन CO के भी बराबर, OB अपॉन OD EA अपॉन DA के भी बराबर। तो मतलब EA अपॉन DA जो होगा वो AO अपॉन CO के बराबर होगा, AO अपॉन CO के बराबर होगा। मतलब कि क्या क्या क्या? EA अपॉन DA, EA क्या है? ये EA अपॉन में DE AO अपॉन CO के बराबर, AO अपॉन CO के बराबर। तो अगर रेशो प्रोपोर्शनल है
तो ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी। तो हमने कंस्ट्रक्शन में माना था ये इसके पैरेलल, और प्रूफ ये हो गया कि ये इसके भी पैरेलल, तो ये और ये आपस में पैरेलल, तो ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया, हेंस प्रूव्ड ये एक ट्रेपीजियम है, हेंस प्रूव्ड ये एक ट्रेपीजियम है। तो पहले मैं कंस्ट्रक्शन से इसके पैरेलल मानूंगा और बाद में प्रूफ ही हो जाएगा ये इसके भी पैरेलल है, तो इस और ये आपस में पैरेलल होंगे, तो ये और ये आपस में पैरेलल हो गए मेरी जान। ठीक है, ये प्रूफ एक बार अच्छे से रीड कर लेना मेरी जान। ये पीपीटी तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी जस्ट अभी क्लास खत्म होते ही, तो इस पूरी पीपीटी को एक बार रीड जरूर कर लेना, इस पूरी पीपीटी को रीड जरूर कर लेता। आ जाते हैं सिमिलैरिटी पे। सिमिलैरिटी क्या होती थी? सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, बल्ले बल्ले मजा आ गया। सीपीएसटी से अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे? पहला एंगल पहले के बराबर, दूसरा एंगल दूसरे के बराबर, तीसरा एंगल तीसरे के बराबर, और ए बी अपॉन क्यू पी बराबर बी सी अपॉन पी आर बराबर ए सी अपॉन में क्यू आर, ये बराबर। ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्या कहती है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं, दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं, तो सारे एंगल बराबर और सारे रेशियोज प्रोपोर्शनल। पर अगर ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, अगर ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो कैसे करते थे? ये चार हमारे पास क्राइटेरियाज हैं, या तो दो एंगल बराबर कर दो, बात बन जाएगी, या फिर ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, मतलब दिस अपॉन में दिस बराबर दिस अपॉन दिस कर दो और बीच का एंगल बराबर कर दो। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर कर दो और बीच का जो एंगल है वो बराबर कर दो, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। या फिर तीसरा केस क्या होता है कि तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल कर दो, कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर कर दिया, तो साइड से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। तो ये चार क्राइटेरियाज होते थे हमारे ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के। क्लियर है बंधु? क्लियर है बंधु? इस क्वेश्चन पे आ जाए, इस क्वेश्चन पे आ जाए, ध्यान से देखियो, ध्यान से देखो। बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर हमें इस x को एक्सप्रेस करना है b, c और a के टर्म्स में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे बीपीटी लगेगी, पर बीपीटी जो होती है, याद करो ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया था, याद करो ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया था। क्वेश्चन में देख के ऐसा लग रहा है कि दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस कर दो, पर दिस अपॉन दिस की तो नीड ही नहीं है। बीपीटी क्या करती थी? बीपीटी क्या करती थी? बीपीटी तो साइड्स का रेशो देती थी, बीपीटी तो साइड्स का रेशो देती थी कि दिस अपॉन में दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस होगा, पर हमें इन दोनों का तो नीड ही नहीं है, हमें तो इसकी और इसकी नीड है। तो अगर बीपीटी नहीं लगेगी तो क्या लगेगा? सिमिलैरिटी लगेगी। कैसे सिमिलैरिटी लगेगी? दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दो, इस ट्राइंगल को और इस बड़े वाले ट्राइंगल को। कैसे सिमिलर करेंगे? ये कॉमन एंगल है और ये क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दिए, कौन कौन से ट्राइंगल को? छोटे वाले को और इस बड़े वाले ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर कर दिया। जैसे ही सिमिलर कर दिया, रेशियोज प्रोपोर्शनल हो गए, बस जिस जिस रेशियो का काम है वो लिख दिया और हमारा आंसर आ गया। मेरे को चाहिए था आर टी अपॉन आर क्यू, आर टी अपॉन में आर क्यू क्या है? बी प्लस सी बराबर एस टी अपॉन में पी ए क्यू, तो एस टी अपॉन पी क्यू, क्योंकि इन दोनों की साइड की नीड थी। तो ये वाली जो साइड्स होती हैं ये सिर्फ सिमिलैरिटी में ही मिलती हैं, ये सिर्फ सिमिलैरिटी में मिलती है, इस चीज को ध्यान रखना। मीडियन वाला सवाल, मीडियन वाला सवाल मोस्ट फेमस सवाल, मीडियन वाला सवाल मोस्ट फेमस सवाल है ना। एक बार सेव कर लें इसको जल्दी से, एक बार सेव कर लें इसको जल्दी से, कभी उड़ जाए उड़ जाए उड़ जाए। रियल है बॉट है? रियल है बॉट है पता नहीं, चलो जो भी है। चलिए चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, एक सेकंड, चलिए जी, चलिए चलिए जी, चलिए चलिए चलिए। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है ए बी बी सी और मीडियन ए डी, क्या? ए बी बी सी और मीडियन ए डी जो है ये रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है किस किस के? पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम के, पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम के रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर है बराबर ए डी अपॉन पी एम है। जैसे ही हमें मीडियन दिख जाए, मीडियन का मतलब जहां पे मीडियन गिरेगा उस साइड को बाइसेक्ट करेगा, जहां पे मीडियन गिरेगा उस साइड को बाइसेक्ट करेगा, उस साइड को बाइसेक्ट करेगा, ये होता है मीडियन। ठीक है, तो हमने क्या करा? बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी को क्या लिख दिया? ये पूरा बी सी जो है इसको बी डी का ट्वाइस लिख सकता हूं, तो ट्वाइस ऑफ बी डी। पूरे क्यू आर को, इस पूरे क्यू आर को ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिख सकता हूं। देखो 2 से 2 कट गया, तो आ गया ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम बराबर ए डी अपॉन पी एम। ध्यान से देखो क्या क्या मिल गया मेरे को? मेरे को मिल गया ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम बराबर ए डी अपॉन पी एम।
तो इन दोनों ट्राइंगल के साइड 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 मिल गए, तो इन दोनों ट्राइंगल के साइड 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 मिल गए, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर होते ही मेरे को ये और ये एंगल मैंने बराबर कर दिया सीपीएसटी से, बी और क्यू बराबर कर दिए। क्यों बराबर करे, क्योंकि ये बी और क्यू मेरे को बड़े ट्राइंगल्स को सिमिलर करने में काम आएंगे। कैसे काम आएंगे, देखो बड़े ट्राइंगल्स की बात करें तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू ये है, और ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो गिवन ही है, ये तो गिवन ही है। तो साइड साइड्स का रेशो और बीच वाले एंगल का बराबर हो गया, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल बड़े बड़े हमारे बराबर हो गए, दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल हमारे बराबर हो गए। क्या बोल रहे हो, दोनों ट्राइंगल हमारे बड़े बड़े बराबर हो गए। तो जब भी मीडियन वाला सवाल हो जाए तो इस BC को लिख दो ट्वाइस ऑफ BD और इस QR को लिख दो ट्वाइस ऑफ QM, तो ये दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल सिमिलर होंगे। जैसे ही पहले दोनों छोटे छोटे सिमिलर हो जाएं तो एंगल मिल गया, ये एंगल का यूज हम बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर करने में यूज कर लेंगे, तो बड़े वाला ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर हो जाएगा। चलिए अगले चैप्टर पे आ जाते हैं अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, एक सेकंड होल्ड करना। अगले चैप्टर पे आ जाते हैं अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। अगले चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहता है मेरी जान, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहता है मेरी जान, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x1 y1 का और x2 y2 का, ये x2 y2 है, x2 y2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स a एंड b, है ना। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर दो पॉइंट है a और b, तो ये जो m रेशो n में डिवाइड करता है ना पॉइंट p, इस पॉइंट p का कैसे लिखेंगे बताना। देखो कैसे लिखेंगे, x कैसे लिखेंगे, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, m y2, इसका रेशो और इसका y, तो m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, तो ये आ जाएगा p पॉइंट। ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, दोनों के x का सम डिवाइड बाय 2, दोनों के y का सम डिवाइड बाय 2, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना मेरी जान, कोई भी रैंडम पॉइंट ऑन x एक्सिस चाहिए तो x, 0, रैंडम पॉइंट ऑन y एक्सिस चाहिए तो 0, y, ठीक है जी। फिगर्स की जानकारी याद रखो, फिगर्स की जानकारी याद रखो, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, रटते हुए चले जाना, बस में बैठे हुए रटते हुए चले जाना, बस स्कूटर में बैठते हुए जाते हो जब। अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करते हैं, पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं बोथ अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है, सिंपल। पैरेललोग्राम अगर प्रूव करना है तो अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल, कि अगर 4 पॉइंट दे रखे हैं और 4 पॉइंट्स हमें बोलना है कि ये पैरेललोग्राम के बराबर है, तो इसकी लेंथ इसके बराबर कर देना, डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी लेंथ इसकी लेंथ, और डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी लेंथ इसके बराबर, इसकी लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से इसके बराबर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमने अपोजिट साइड्स की जो लेंथ है उनको बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। ये होता है पैरेललोग्राम का केस। अगर मान लो रेक्टेंगल का केस आ रहा है तो रेक्टेंगल कैसे करेंगे हम, अपोजिट साइड्स इक्वल कर दो, अपोजिट साइड्स इक्वल कर दो, साइड्स में डायगोनल्स भी इक्वल कर दो। डायगोनल्स के लेंथ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों डायगोनल की भी लेंथ हमारी बराबर हो गई। स्क्वायर अगर हमें प्रूव करना है तो सारी साइड्स इक्वल कर दो, ऑल और 4 साइड्स इक्वल और डायगोनल्स इक्वल। प्रूव करना है रोम्बस है तो सारी साइड्स इक्वल कर दो, 4 साइड्स। राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कि 3 पॉइंट राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर के डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस बेस के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इससे प्रूव हो जाएगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये प्रूव हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करूं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे प्रूव होगा मेरी जान, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे प्रूव होता है कि कोई भी 2 साइड्स की लेंथ बराबर कर दो, उससे हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा। अगर हमें इक्विलेटरल करना है तो इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड्स इक्वल, कि किसी ट्राइंगल की अगर इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है तो हम कह देंगे वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रूव करो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B और ये वाला पॉइंट C, x1 y1, x2 y2, x3 y3 कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब सेम लाइन में है, कोलिनियर मतलब सेम लाइन में। कैसे होते हैं सेम लाइन में, कि किन्हीं भी दो का सम, मान लो AB का सम और BC का सम, AB और BC का सम किसके बराबर होगा, तीसरे के सम के बराबर, AC के सम के बराबर। अगर किन्हीं भी 2 का सम तीसरे के सम के बराबर है तो हम क्या कह देंगे, तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। आ जाओ, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, हमें 4 पॉइंट्स दे दिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। बोला जा रहा है ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के हैं, बोला जा रहा है ये चारों पॉइंट्स
पैरेललोग्राम के, अगर चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। याद आ रहा है, क्वेश्चन करा था हमने क्लास में 14 डेज चैप्टर मैराथन में, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब इस वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होगा, इस वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होगा, मतलब 9 + 6/2 4 + 1/2, 9 + 6/2 और 4 + 1/2, ये जो मिड पॉइंट होगा वो इस वाली लाइन के भी मिड पॉइंट के बराबर होगा, है ना। बाइसेक्ट मतलब दोनों के मिड पॉइंट बराबर, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाले और दोनों को कंपेयर कर दिया। कंपेयर मतलब एक्स वाला एक्स से कंपेयर कर दिया, वाई वाला वाई से कंपेयर कर दिया, कंपेयर करके पी और क्यू की वैल्यू आ गई, पी और क्यू की वैल्यू आ गई। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए पैरेललोग्राम का, तो कुछ नहीं करना है, हमें डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर देना है। मतलब कि इस लाइन का मिड पॉइंट निकालना, वो ये आ गए एक्स और वाई, इस वाली लाइन का मिड पॉइंट निकालना, ये आ गए एक्स और वाई, दोनों ही मिड पॉइंट बराबर होंगे, दोनों मिड पॉइंट बराबर होंगे, तो एक्स एक्स से बराबर कर दिया, वाई वाई के बराबर कर दिया, कंपेयरिंग करके एक्स और वो पी और क्यू की वैल्यू आ गई। चलिए, जब भी क्वेश्चन में दिया जाए, मेरी जान ध्यान से देखना क्या बोला जा रहा था, जब भी क्वेश्चन में दिया जाए कि द रेशो निकालो, फाइंड द रेशो, तो क्या मानेंगे हमेशा, k/1 मानेंगे। बोला जा रहा है y एक्सिस करती है डिवाइड द लाइन सेगमेंट, तो बोला जा रहा है इस AB को जो है ना y एक्सिस डिवाइड कर रही है, y एक्सिस डिवाइड कर रही है। रैंडम पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या मानते थे हम, 0, y। तो ये जो P पॉइंट है ना जो कि डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट होगा 0, y। रैंडम पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या मानते थे अपन, 0, y मानते थे। तो ये जो P पॉइंट होगा मेरी जान, ये होगा 0, y। तो क्वेश्चन के हिसाब से P पॉइंट ये है, k/1 के हिसाब से P पॉइंट ये आ जाएगा, है ना। कैसे लिखेंगे, k × -1 + 1 × 5 अपॉन में k + 1। y कैसे लिखेंगे, k × -4 + 1 × 6 अपॉन में k + 1। तो क्वेश्चन के हिसाब से P पॉइंट ये है, क्योंकि P पॉइंट y एक्सिस पे, y एक्सिस पे रैंडम पॉइंट 0, y होता है। और मेरे हिसाब से इस सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से P पॉइंट ये है, पर हैं तो दोनों ही P पॉइंट, हैं तो दोनों ही P पॉइंट, तो दोनों के x कंपेयर कर दो, तो दोनों के x कंपेयर कर दिए, दोनों के x कंपेयर करके k आ जाएगा। दोनों के y कंपेयर कर दो, दोनों के y कंपेयर कर देंगे, दोनों के y कंपेयर करके y की भी वैल्यू आ जाएगी। अरे क्लियर है बंधु। ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ धुरंधर फॉर्मूलेज जो हमें याद रखने हैं, वही साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा होता है b/h, टेन थीटा होता है p/b। इसका उल्टा कोसेक होता है, इसका उल्टा सेक होता है और इसका उल्टा कॉट होता है, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन थीटा होता है साइन बाय कॉस और कॉट थीटा होता है कॉस बाय साइन, ये भी हमें याद रखना है। टेन को अगर साइन कॉस में लिखना है तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। याद है ये चीज, तीन धुरंधर फॉर्मूले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर खाली साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉस स्क्वायर को उधर फेंक दो। अगर खाली कॉस स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर को उधर फेंक दो। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। खाली सेक स्क्वायर चाहिए, टेन को उधर फेंक दो। खाली टेन चाहिए तो टेन को इधर ले लिया, 1 को इधर लिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन फॉर्मूले हैं। अगर स्क्वायर वाले फॉर्मूले आ जाएं, स्क्वायर वाले फॉर्मूले काम आ जाएं, तो इन तीनों में से एक याद कर लेना। मान लो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बीच बीच में अटक जाओ, तो ये तीनों फॉर्मूले याद कर लेना। इन तीनों में से एक फॉर्मूला अवश्य काम आएगा। क्लियर है भैया? ब्रेक दे दो मेरी जान। अब ब्रेक नहीं, अभी ब्रेक का टाइम नहीं है, अभी तो जल्दी जल्दी अपन रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये टेबल हमें याद है, साइन की याद कर लो बस, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। साइन को अगर ऐसे पलट देंगे तो कॉस आ जाएगा, साइन और कॉस का डिवाइड करके टेन आ जाएगा। बस साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। इस तरह से हम ये टेबल अपने लास्ट पेज पे बना लेना, रफ पेज पे। जो लास्ट पेज अपना बनाओगे ना आंसर शीट का, उसको रफ पेज लिख के पहले ही कट कर देना और उस पे यहाँ पे लिख देना। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन 1 हो गया। तो सेक प्लस टेन जो होता है वो सेक माइनस टेन का रेसिप्रोकल होता है, कि अगर सेक प्लस टेन जो है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, 1/p। दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट, ये भी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। सवाल आ सकता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान से देखो इस सवाल को, ध्यान से देखो। सीबीएसई को बहुत पसंद है इस तरह के सवाल। क्या टेन प्लस साइन, टेन माइनस साइन, सेक प्लस 1, सेक माइनस 1। सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos। मतलब यहाँ पे हर चीज टेन में है और यहाँ पे हर चीज कॉस में है,
कॉस में है तो tan को sin बाय कॉस में कन्वर्ट कर दो, sin बाय कॉस में कन्वर्ट कर दिया, sin कॉमन ले लिया, नीचे से भी sin कॉमन ले लिया, तो 1 बाय कॉस प्लस 1, 1 बाय कॉस माइनस 1, साइन से साइन कट गया, है ना, साइन से साइन कट गया जो कॉमन लिया था। एलसीएम ले ले तो cos 1 प्लस कॉस, और नीचे एलसीएम ले ले cos, तो cos से कॉट कट गया, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, पर मेरे को चाहिए sec प्लस 1 अपॉन sec माइनस 1, cos को लिख दिया 1 अपॉन sec, cos को लिख दिया 1 अपॉन sec, एलसीएम ले लिया, हमें वही मिल गया, हमें क्या चाहिए था, sec प्लस 1 और sec माइनस 1 मिल गया, एलसीएम लेते यही मिल गया जो हमें चाहिए था। तो जब भी क्वेश्चन में दिमाग कम हो जाए, मतलब दिमाग बंद हो जाए चलना, तो tan को sin बाय cos, tan को sin बाय cos लिख के सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। sin थीटा प्लस cos थीटा √2 दिया हुआ है, जब भी sin प्लस cos दिया जाए, याद करो ये हमने महा मैराथन में समझा था, 14 डेज चैप्टर मैराथन में समझा था, जब भी sin प्लस cos दिया जाए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, जब भी sin प्लस cos थीटा दिया जाए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे देखो क्या बनेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, तो हमें 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, वो आ गई 2 माइनस 1 1 हो गया, और अपॉन 2, तो sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। तो जैसे ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, sin इंटू cos की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, sin इंटू cos की वैल्यू मिल गई, sin इंटू cos की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए क्या, हमें tan प्लस कॉट चाहिए, tan को sin बाय cos में लिख दो, कॉट के cos बाय sin में लिख दिया, एलसीएम लिया, तो sin इंटू cos जो हमें चाहिए था वो हमें यहाँ पे यूज हो जाएगा, तो 1/2 यूज हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो 2 आंसर आ गया। क्लियर है। तो जब भी sin प्लस cos देख लो क्वेश्चन में, याद रखना इस चीज को, जब भी sin प्लस cos देख लो क्वेश्चन में, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा बराबर 2, 1 इधर चला गया, ये 1 हो गया, तो 2 नीचे चला गया, तो sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू 1/2, वो यहाँ पे काम आ गई, वो यहाँ पे हमें काम आ गई। बहुत फेमस सवाल, ऊपर से हमें लग रहा है sin थीटा कॉमन ले सकते हैं, नीचे से हमें cos थीटा कॉमन दिख रहा है, तो sin बाय cos जो है tan मिल गया, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, हमें tan चाहिए था, tan तो हमें मिल गया। आज ही करा ये क्वेश्चन, आज ही करा ये क्वेश्चन, याद आ रहा है, आज ही करा है हमने ये क्वेश्चन, है ना। तो tan जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। ऊपर क्या है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों आपस में कटने चाहिए, क्योंकि tan तो हमें मिल गया, तो जो बच गया वो आपस में कटने चाहिए। कैसे कटेंगे दोनों, जब दोनों इक्वल होंगे, तो ऐसा करो cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख दो, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है ना, cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दिया, तो cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दिया, 2 अंदर गया तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर माइनस 1, 2 माइनस 1 होता है 1, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, ऊपर भी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, नीचे भी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, कट गया, 1 जा कट गया, तो tan थीटा जो हमें चाहिए था, जो हमें RHS में tan थीटा चाहिए था, वो हमारा यहाँ पे मिल गया हमें। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए, किस तरह का क्वेश्चन है ध्यान से देखना, कॉट कोसेक 1, कॉट कोसेक 1, बस साइन चेंज है, यहाँ पे प्लस माइनस था, यहाँ पे माइनस प्लस है, तो इस 1 को चेंज कर दो, इस 1 को किस में लिख दो, इन्हीं के फॉर्म में लिख दो। हमें पता है ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस 1 को लिख दिया मैंने कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इस 1 को, ऊपर वाले 1 को कोसेक माइनस कॉट का लिख दिया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो 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 देखो, कोसेक प्लस कॉट जो है, कोसेक प्लस कॉट कॉमन आ गया, अंदर बन गया 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट, तो ये अंदर वाला जो है ये नीचे वाले से कट जाएगा, तो मिल गया हमें कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए मिल गया। पर मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे तो साइन और कॉस में चाहिए, तो कॉट को लिख दिया कॉस बाय साइन, कोसेक को लिख दिया 1 बाय साइन, एलसीएम ले लिया। तो इस क्वेश्चन में सबसे सिंपल सी चीज होती है मेरी जान, इस 1 को चेंज कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर जो ये चीज है ये कॉमन आ जाएगी, ऊपर नीचे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता है, पर अगर कहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना लगे, जैसे मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे देखो अगर मैं इस 1 को तोड़ना चाहूं, तो इस 1 को साइन और कॉस में क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना पॉसिबल नहीं होगा, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये फॉर्मूला लगाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये फॉर्मूला पॉसिबल नहीं होगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे तो हमें अगर साइन कॉस आ जाए तो ये फॉर्मूला लगाने से हमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो अगर इस तरह से आ जाए तो हमें थोड़ा सा एलएचएस को पहले चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे एलएचएस को, कैसे चेंज करेंगे एलएचएस को, कैसे चेंज करेंगे एलएचएस को,
सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, tan होता है साइन बाय कॉस। मतलब पूरे डिनोमिनेटर को और पूरे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दो। देखो ऊपर भी कॉस से डिवाइड हो गया हर चीज, नीचे भी कॉस से डिवाइड हो गया हर चीज। कॉस से कॉस कट गया 1, कॉस से कॉस कट गया 1, साइन बाय कॉस tan, 1 बाय कॉस सेक। तो ये क्वेश्चन कैसा बन गया देखो, tan प्लस सेक माइनस 1, tan प्लस सेक माइनस 1। समझ रहे हो। अब ये tan और sec में आ गया, जैसे ये tan और sec में आ गया अब इस 1 को तोड़ सकते हैं, तो ऊपर बन जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 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 1 को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अपॉन में लिखेगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब देखो अब बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे बन रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो जब भी साइन और कॉस वाला आ जाए तो उसको कन्वर्ट कर देंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को अपन ने क्या करा, कॉस से डिवाइड कर दिया। ये पूरा एलएचएस जो है ये ऐसा बन गया, tan और sec में बन गया, tan और sec में बन गया। तो अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। बस फिर सिमिलर स्टेप जो हमने पिछले क्वेश्चन में करे थे। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल सा रूल है इस चैप्टर का, सिंपल सा रूल है, ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करो। भैया ट्राइंगल्स कैसे आइडेंटिफाई होंगे, देखो कौन सा एंगल है, देखो कौन सा एंगल है, देखो कौन सा एंगल है, देखो कौन सा एंगल है। क्या लिख रहे हो, मजा आ रहा है हैं? हमें मजा नहीं लेना है, चीजों को जल्दी जल्दी रिकैप करना है कि हाँ भैया ये पढ़ा था, हाँ भैया ये पढ़ा था। ये क्वेश्चन आ रहा है हमारा, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, टॉप ऑफ द लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है इसका और इसका। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो, जब भी एंगल हमें बाहर वाला एंगल दिया हुआ हो, बाहर वाला एंगल दिया हो उसको अंदर ले लो। तो देखो ये z बन रहा है, तो अगर ये 45 तो ये भी 45, और देखो ये भी z बन रहा है, तो अगर ये 30 तो ये भी 30। तो बाहर वाले एंगल को अपन अंदर ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखो 45 वाला एक ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा बराबर h अपॉन x लगा दिया, tan थीटा बराबर h अपॉन x, तो x बराबर h आ गया। एक और ट्राइंगल बन रहा था, जो भी एंगल है उसको देखो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, 30 डिग्री कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में, तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर है h अपॉन में बेस क्या है, बेस है ये पूरा 200 प्लस एक्स, 200 प्लस एक्स, तो h अपॉन में 200 प्लस एक्स। तो यहां से हमारे h और x में दो इक्वेशन बन गई, h भी आ जाएगा, x भी आ जाएगा, h भी आ जाएगा, x भी आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, जो भी एंगल बन रहे हैं उन एंगल वाले ट्राइंगलों में ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। 30 वाले ट्राइंगल में लगा दी, 45 वाले ट्राइंगल में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसे ये क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है एक वर्टिकल टावर है, स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग। सरमाउंटेड मतलब सर पर, मतलब इस टावर के सर पर एक फ्लैग है, ठीक है, जिसकी हाइट हमें दे रखी है स्मॉल h। एट अ पॉइंट ऑन प्लेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग आर अल्फा एंड बीटा। तो पॉइंट से अगर हम बॉटम के देखें तो अल्फा दे रखा है, और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखें बीटा दे रखा है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो भी हमें एंगल दिख रहे हैं वो कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। भैया अल्फा कौन से ट्राइंगल में आ रहा था, इसमें आ रहा था, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दी। tan अल्फा बराबर h अपॉन x, देखो tan अल्फा बराबर h अपॉन x लगा दिया। तो यहां से x की वैल्यू आ गई h अपॉन tan अल्फा। ये जो हमने x माना था ना डिस्टेंस, क्योंकि ये x तो हमने खुद माना था, तो इस x की वैल्यू आ गई h अपॉन tan अल्फा, इस x की वैल्यू आ गई h अपॉन tan अल्फा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब बात आ जाए दूसरे ट्राइंगल की। एक और एंगल हमें दिख रहा है, ये बीटा कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है बीटा। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर बीटा आ रहा है तो tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ये पूरा, मतलब h प्लस स्मॉल h, और बेस क्या है x, बेस है x। ये x की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दी h अपॉन tan अल्फा, h प्लस h। हमें क्या निकालना था, हमें स्मॉल h निकालना, तो कैपिटल H को इधर ले गए, h कॉमन ले लिया, कैपिटल H, tan बीटा अपॉन अल्फा माइनस 1, एलसीएम ले लिया, tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा, ये इंटू h, ये बराबर आ गया स्मॉल h। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो सिंपली बस छोटे वाले ट्राइंगल में बड़े वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई, आंसर आ गया। ठीक है, बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन। एक एरोप्लेन है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है।
किसी एक पॉइंट से एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है, एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है। 15 सेकंड बाद, जब 15 सेकंड वो उड़ जाता है, टाइम दे रखा है 15 सेकंड, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस नहीं दे रखा, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, टाइम दे रखा है 15 सेकंड, टाइम दे रखा है 15 सेकंड कि 15 सेकंड बाद ये जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन जाता है। तो 15 सेकंड बाद अगर यहां पहुंच रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री हो जाता है। फ्लाइंग कर रहा है 1500√3 मीटर की हाइट पे, तो ये हाइट 1500√3 मीटर, ये हाइट भी 1500, सेम हाइट पे ये फ्लाइट होते हुए आगे जा रहा है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेन, स्पीड निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे यार, कैसे निकालेंगे? सोचो 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 सोचो। ये एक 60 डिग्री वाला ये ट्राइंगल बन रहा है ना, जिसमें हमें हाइट पता है और हमें बेस मान लिया हमने x है, तो हमें बेस मिल जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 मीटर आ गई, ये x की वैल्यू 1500 आ गई। ठीक है, स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखो मान लो s स्पीड से चल रहा है, अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए, ये डिस्टेंस पता चल जाए, टाइम तो हमें पता है 15 सेकंड है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अगर निकल जाए, ये IF डिस्टेंस अगर पता चल जाए, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो बात बन जाएगी, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, स्पीड मिल जाएगा, है ना। टाइम 15 सेकंड पता है, यहां से यहां तक जाने में टाइम उसको 15 सेकंड लग रहा है, अगर ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाए बात बन जाएगी। कैसे पता चलेगा? ये x पता चल गया हमें, इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के x मिल गया। हमें क्या चाहिए? हमें ये IF डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये चाहिए, ये d डिस्टेंस चाहिए। कैसे निकलेगा? अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है? दूसरा ट्राइंगल ये 30 वाला दिख रहा है, ये 30 वाला ट्राइंगल है दूसरे वाला। इसमें अगर लगा दें तो ट्रिग्नोमेट्री, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लगा दिया tan 30, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है d प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 1500, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे अपन ने 1500 रख दी, तो d की वैल्यू आ गई 3000 मीटर। ये जो d की वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक की d की वैल्यू है 3000 आ गई। जैसे ये डिस्टेंस, ये 3000 मतलब ये भी 3000, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड, टाइम कितनी लग रही थी? 15 सेकंड, और डिस्टेंस कितना है? 3000 मीटर, तो दोनों इससे कट गया, तो स्पीड आ गई 200 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गई 200 मीटर पर सेकेंड। जहां की स्पीड वहीं का डिस्टेंस वहीं का टाइम। ठीक है, तो यहां का हमें टाइम पता था, यहां से यहां तक का टाइम पता था, तो मैंने कहा कहीं से यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल जाए। कैसे मिलेगा? ये d डिस्टेंस। कैसे मिलेगा? दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के d डिस्टेंस पता कर लिया। ये d डिस्टेंस पता चल गया, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, टाइम हमें पता है 15 सेकंड, बस स्पीड निकल जाएगी। तो जहां का हमें टाइम दे रखा है वहीं का अपन डिस्टेंस निकाल लें किसी तरह से, वहीं का अपन डिस्टेंस निकाल लें किसी तरह से, और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी? क्लियर है जी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। क्लाउड वाला सवाल, क्लाउड वाला सवाल, एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड वापस पढ़ना। क्लाउड वाला सवाल एक सेकंड पढ़ना, क्लाउड वाला सवाल एक सेकंड पढ़ना मेरी जान। क्लाउड वाला सवाल है। क्लाउड वाला सवाल कैसे करते हैं? बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। एक इंसान है जो कि 60 मीटर ऊपर खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक इंसान हमारा 60 मीटर ऊपर खड़ा हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक, कि 60 मीटर ऊपर से अगर एक क्लाउड को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका? उसकी रिफ्लेक्शन का। भाई अगर क्लाउड जो है ये है, मतलब अगर लेक से h मीटर की हाइट पे क्लाउड है तो उसकी रिफ्लेक्शन भी h मीटर नीचे होगी, है ना। भाई लेक एक तरह का प्लेन मिरर माना जाता है, लेक को एक तरह का प्लेन मिरर मानना होता है, एक तरह का प्लेन मिरर मानना होता है। तो प्लेन मिरर के जितनी हाइट ऊपर ऑब्जेक्ट उतनी हाइट ही नीचे इमेज। बस इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट था, कितनी हाइट ऊपर ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट नीचे इमेज होगी। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 60। डिप्रेशन का एंगल हॉरिजॉन्टल से देखा जाता है, ये 60 दिया हुआ है। ठीक है, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। 30 वाला एक ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में लगा दें tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ये AD है, परपेंडिकुलर बेस मान लो D है, तो ये निकाल लिया हमने, इस छोटे वाले ट्राइंगल में लगा दिया। फिर बड़े वाले ट्राइंगल को देखें, 60 डिग्री वाला एक ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, तो इसमें अगर हम tan 60 लगाएं तो tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? h प्लस 60 अपॉन में बेस क्या है? D। बेस क्या है? D, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस क्या है? D, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर और बेस h प्लस 60 अपॉन D। ये D क्या है? ये D हमने यहाँ से निकाल लिया था, है ना। ये D डिस्टेंस जो है, ये जो D है, ये D हमने यहाँ से निकाल लिया था, ये यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया, h की वैल्यू आ गई। यही तो हाइट निकालनी थी, यही तो हाइट निकालनी थी कि कितना ऊपर, कितनी ऊपर हमारा ये क्लाउड है। जितने ट्राइंगल बन जाए उतने ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, आंसर बन जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। आ जाओ, आ जाओ।
नेक्स्ट चैप्टर आ जाए अपना सर्कल। सर्कल्स में दो मेन थ्योरम है, दो मेन थ्योरम है, उसको ध्यान रखना। क्या है मेन थ्योरम? सबसे पहली थ्योरम है कि अगर एक सर्कल है और एक टेंजेंट है तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। रेडियस कौन सा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। ये प्रूफ काफी बार पूछा गया है, ये प्रूफ काफी बार पूछा गया, काफी बार पूछा गया है ये प्रूफ, काफी बार पूछा गया है ये प्रूफ। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, काफी बार पूछा गया ये प्रूफ, तो इस प्रूफ को ध्यान रखना है अपने को। कैसे करते हैं ये प्रूफ? अपन क्या करेंगे ना, अपन क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट ले लेंगे। मान लो मैं P1 पॉइंट लूं, तो ये जो OP1 है, ये जो OP1 है, ये किस किस से मिलके बना है? OA प्लस AP1। OA क्या है? रेडियस, ये भी रेडियस, OP भी रेडियस, तो OA की जगह OP लिख सकता हूं मैं, OA की जगह OP लिख सकता हूं। तो ये जो पूरा OP1 है, ये जो मेरी जान पूरा OP1 है, ये आ जाएगा OP प्लस AP। क्या आ जाएगा? OP प्लस AP, मतलब OP1 जो है वो OP से बड़ा है, OP से बड़ा है। OP1 जो पॉइंट है वो OP से बड़ा है। सिमिलरली मान लो मैं एक और पॉइंट लूं P2, P2 क्या होगा? वो होगा R प्लस BP2। R मतलब OP, तो मतलब ये भी OP से बड़ा है, तो OP2 जो है ये भी OP से बड़ा है। OP3 एक पॉइंट, वो भी OP से बड़ा है। OP4 एक पॉइंट, वो भी OP से बड़ा है। मतलब ये जो OP पॉइंट है, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट का और इस लाइन का, और जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू AP। ये प्रूफ है इसका, ये प्रूफ है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये वाला प्रूफ। और इसका जो दूसरी थ्योरम है इसका प्रूफ। दूसरी थ्योरम क्या है इसकी? दूसरी थ्योरम ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट होती है उसकी लेंथ इक्वल होती है। कैसे प्रूफ करेंगे? सिंपल सिंपल, कुछ नहीं, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में अपन कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे, है ना, है ना। कैसे कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे? ये 90, ये कॉमन और ये R, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये टेंजेंट्स भी आपस में बराबर होंगी। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होंगी, तो PA बराबर PB। इस चीज को ध्यान रखना। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, ये एंगल बराबर होता है, ये वाला एंगल बराबर होता है, क्योंकि ये OP हीरो लाइन है। तो ये जो हीरो लाइन होती है ये एंगल बिटवीन टेंजेंट को भी बाइसेक्ट करती है, और ये हीरो लाइन जो है एंगल बिटवीन रेडियस को भी आपस में बाइसेक्ट करता है, एंगल बिटवीन रेडियस को भी बाइसेक्ट करता है। क्लियर है मेरी जान? क्लियर है मेरी जान? क्लियर है मेरी जान? भैया क्लास कब तक चलेगी? तुम्हें क्या धीरे लग रहा हूं? मैं धीरे लग रहा हूं क्या? मैं जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, जिससे मैं तुम्हें PPT दे दूं और इसको तुम एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, है ना मेरी जान, है ना मेरी जान। आ जाओ, इसके कुछ फेमस सवाल हैं, इस चैप्टर के कुछ फेमस सवाल हैं, वो मैं तुम्हें करवा रहा हूं। इन्हीं में से कुछ सवाल देखने को मिल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लो, एक बार रिवाइज कर लो। क्या कर रहे हो? 7 बजे निकलना है तुम्हें स्कूल के लिए, ठीक है मेरी जान, कर रहा हूं, जल्दी खत्म कर रहा हूं। देखो बोला जा रहा है दो टेंजेंट है TP एंड TQ, एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होती है? लेंथ बराबर होती है। टू अ सर्कल विद सेंटर O एक्सटर्नल पॉइंट, प्रूव दैट PTQ बराबर ट्वाइस OPQ। ये वाला एंगल जो है वो इसका ट्वाइस है, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे हम? एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, लेंथ बराबर, तो मतलब ये एंगल ये इसके बराबर, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर इस वाले ट्रायंगल में अपन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा तो x प्लस PTQ बराबर 180, तो PTQ प्लस 2x 180 आ गया, बराबर 180 आ गया, ठीक है। मुझे PTQ जो चाहिए था वो तो मिल गया, PTQ जो चाहिए था वो तो मिल गया, OPQ नहीं मिल रहा। OPQ क्या है? OPQ, ये है OPQ। देखो OPQ प्लस x 90 के बराबर होगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो x प्लस OPQ 90 होगा, है ना भाई। ये x जो है और ये जो OPQ जो मुझे चाहिए, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 90 माइनस OPQ, x की वैल्यू यहां पुट कर दी 90 माइनस OPQ, सॉल्व करा, जो हमें चाहिए तो मिल गया। तो सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इस x को मैंने 90 माइनस OPQ लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखना कि ये जो हीरो लाइन होती है ना मेरी जान, मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल पे मान लो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है ना। तो ये जो हीरो लाइन होती है ना O, और ये वाली हीरो लाइन, ये हीरो लाइन जो होती है ये इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाले कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है ना। ये AB पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये जो कॉर्ड है इसको बाइसेक्ट करती है, वो भी परपेंडिकुलरली। ये जो हीरो लाइन होती है OP, ये बाइसेक्ट करती है AB लाइन को परपेंडिकुलरली।
बाइसेक्ट मतलब इक्वल करती है, और ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। इस बात को ध्यान रखना है। ये हमने प्रूफ भी करा था, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये हमने प्रूफ कर दिया था। आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है ट्रिग्नोमेट्री। ये हमने क्लास में करा हुआ है। क्वेश्चन बोला जा रहा है PQ की लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये पूरी लेंथ 8 है, पूरी लेंथ 8। अगर पूरी 8 है तो ये आधे आधे डिवाइड होते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इतनी लेंथ 4 हो जाएगी। रेडियस 5 दिया हुआ है, रेडियस हमें 5 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है, ये लेंथ TP पूछा है, ये लेंथ हमसे TP पूछी है, ये लेंथ TP पूछी है। इसको करने का सबसे आसान तरीका है ट्रिग्नोमेट्री से मेरी जान। इसको करने का सबसे आसान तरीका है ट्रिग्नोमेट्री से। कैसे कर सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री से, देखो सबसे पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल में आए, हमें पता है ये हीरो लाइन इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। तो छोटे वाले ट्राइंगल में अगर हम आए तो ये थीटा है, तो छोटा वाला ट्राइंगल ये हो गया। इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये 5 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा, 3 हो गया पाइथागोरस से, ये 3 होगा, तो tan थीटा हो जाएगा 4/3, tan थीटा हो जाएगा 4/3। सिमिलर तरीके से इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, बड़े वाले में। देखो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो ये और यहाँ पे ये एंगल थीटा आ रहा है, तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में आ गए। हमें ये TP चाहिए, TP क्या है, परपेंडिकुलर। भाई जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और हमें ये बेस पता है, हमें ये बेस पता है, परपेंडिकुलर बेस पता है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर ऑन बेस। tan थीटा की वैल्यू 4/3 ऊपर से यूज कर ली, तो TP/5, मतलब ये TP अपॉन में 5 बराबर 4/3, तो TP बराबर आ गया 20/3 आंसर। TP बराबर आ गया 20/3, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, आ जाओ। ये और फेमस सवाल है इसका, ये एक और फेमस सवाल है मेरी जान इसका। हमें ये प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड्स हैं, ध्यान से देखना, जो अपोजिट साइड है किसकी, एक क्वाड्रिलेटरल की, एक सर्कल है जो इस क्वाड्रिलेटरल को टच करता है चारों साइड्स पे। हमें प्रूव करना है कि ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये सर्कल के सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कर रहे हैं, सबटेंड कर रहे हैं। ठीक है, कि ये वाला एंगल एंगल COD और ये एंगल AOB, इन दोनों का सम क्या है, AOB और COD का सम 180 है। कैसे प्रूफ करेंगे, AOD और COD, AOB का सम और COD का सम, कि अपोजिट साइड्स जो हैं ये सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं, मतलब ये वाले का और ये वाले का सम 180। इन दोनों एंगल का सम हमें 180 देना है, कैसे देंगे, देखो ध्यान से। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट है, ये हीरो लाइन है, और ये रेडियस भी है, तो ये जो हीरो लाइन होती है मेरी जान, ये एंगल बिटवीन रेडियस को बाइसेक्ट करती है, तो अगर ये x तो ये भी x। सिमिलरली ध्यान से देखना, हीरो लाइन है और ये दोनों रेडियस है, तो रेडियस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो ये y तो ये भी y। सिमिलरली ये z तो ये भी z, ये t तो ये भी t। समझ गए, इस तरह से हम कर लेंगे ना, सबको ऐसे सबके सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करके, ये x ये भी x, ये y ये भी y, ये z ये भी z, ये t ये भी t, सबका सम क्या होगा, 360। भाई किसी भी पॉइंट के अराउंड सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है, तो सारे एंगल्स का सम हमने 360 कर दिया, तो 2x + 2y + 2z + 2t 360, 2 कॉमन ले लिया तो x + y + z + t 360, 2 से ये कट गया, तो x + y + z + t 360। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका सम और इसका सम। ये क्या है, x + t, तो x + t, x और t को, किसको, z नहीं, x और t को उठा के AOB बोल दिया, और y + z, y और z का सम मतलब COD, y और z को हमने COD बोल दिया। ठीक है, तो x और t को तो मैंने AOB बोल दिया, और y और z को मैंने COD बोल दिया, इन दोनों का सम 180 आ गया, तो अपोजिट वाले एंगल्स का सम 180 आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का सबसे फेवरेट सवाल CBSE का वो ये है, जब भी इस तरह की फिगर दिख जाए, इस बात को ध्यान रखना बस कि ये जो है ना, ये एक स्क्वायर है, बस इस चीज को ध्यान, याद आ रहा है क्वेश्चन करा था हमने, ये एक स्क्वायर है। क्यों है एक स्क्वायर, देखो सेंटर से परपेंडिकुलर, ये भी 90, और ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, 3 अगर 90 है तो ये भी 90। अपोजिट एंगल्स क्या आ गए, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, तो पैरेललोग्राम है ना, ये r तो ये भी r, ये r तो ये भी r, पैरेललोग्राम है। चारों साइड्स इक्वल है, स्क्वायर हो गया, तो चारों साइड्स इक्वल है, एंगल 90 है, तो क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरी जान, एक स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो अगर ये r है तो ये भी r। टोटल कितना दिया, टोटल 14 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, 14 - r। अगर ये 14 - r है तो ये भी 14 - r, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट है, तो अगर ये 14 - r, ये भी 14 - r, पूरा 50 है,
पूरा 50 है और इतना 14 माइनस आर है, तो ये कितना होगा, पूरे 50 में से 14 माइनस आर हटा दें तो ये मिल जाएगा। तो पूरे 50 में से 14 माइनस आर हटा दिया, मतलब 36 प्लस आर आ गया। मतलब ये जो है हमारी जान, ये लेंथ आ गई 36 प्लस आर, तो ये लेंथ भी 36 प्लस आर होगी, ये लेंथ भी 36 प्लस आर होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो ये भी 36 प्लस आर। पूरी लेंथ क्या है, पूरी लेंथ सीबी की दे रखी है 48, तो 36 प्लस आर 48, 36 प्लस आर 48 के बराबर। यहां से आर की वैल्यू आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर, यहां से आर की वैल्यू आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में रिपीट हो सकता है, ध्यान से देखना, ऐसे आ जाता है स्क्वायर, या फिर कुछ इस तरह से आ जाएगा कि भैया एक ये है और एक ये है और एक ये है, तो ऐसे आ जाएगा कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ नहीं करना होता, स्क्वायर है मतलब सारी साइड बराबर है, तो ये आर आ गया, तो अगर ये आर आ गया तो बस यहीं से चलना शुरू हो जाओ। ये आर पूरा मान लो 14, तो ये आ गया 14 माइनस आर, वही जैसे अभी यहाँ करा, ये 14 माइनस आर तो ये भी 14 माइनस आर, पूरा 26 है तो 26 माइनस 14 माइनस आर, 26 माइनस 14 माइनस आर, ये मान लो ये भी पता चल जाए, फिर ये पता चल जाएगा और ये पता चल जाएगा, ये आ रही है, तो इन दोनों का सम हम टोटल कर देंगे जो हमें गिवन होगा, जो हमने यहाँ पे अभी करा है। ठीक है मेरी जान। नेक्स्ट चैप्टर इज अवर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। नेक्स्ट चैप्टर इज अवर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो ये जो सेक्टर होता है मेरी जान, इस सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाई 316 टू पाई आर स्क्वायर। माइनर सेक्टर का एरिया ये होता है। मेजर क्या क्या होगा, पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर हटा दें तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क जो होती है मेरी जान, ये लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा बाई 316 टू 2 पाई आर। तो मेजर आर्क की लेंथ क्या होगी, पूरे 2 पाई आर में से माइनर को हटा दें तो मेजर आर्क की लेंथ हमें मिल जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से, ये इसका सबसे फेमस सवाल है, इस चैप्टर का, सेकंड्स हैंड, मिनट्स हैंड, इस टाइप का क्वेश्चन। कि बोला जा रहा है फाइंड द एरिया बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट। कि भैया यहां से शुरू करा और 10 मिनट तक चला तो ये कितना एरिया स्वेप करेगा। एरिया क्या है, सेक्टर का एरिया, थीटा बाय 316 टू पाई आर स्क्वायर। पर मेन चीज है ये थीटा निकालना, कैसे निकालेंगे ये थीटा। भैया फास्ट करो, अरे कर रहा हूं मेरे जान, अब इससे ज्यादा फास्ट क्या करूं, समझ में भी तो आना चाहिए, ऐसा तो ना करूं ना कि बस उड़ा दिया, समझ में भी तो आना चाहिए, इतनी फास्ट ही तो करूंगा हैं। अगर खाली पढ़ के जाना है तो फिर बात ही क्या है। ठीक है चलिए तो कैसे करेंगे मेरी जान, कैसे करेंगे, हमें ये एरिया निकालना है। तो ये एंगल पता करना पड़ेगा कि 10 मिनट में कितना एंगल चला। भाई मिनट हैंड है, मिनट हैंड क्या होती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो पूरा कितना घूमती है, 60 मिनट में। 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। मिनट हैंड जो होती है हमारी 60 मिनट में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 360 अपॉन 60। हमें कितने का चाहिए, 10 मिनट का, तो 10 मिनट में घूमेगी 10 इंटू 360/60, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो मिनट हैंड का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से हम थीटा निकाल लेते हैं। जैसे थीटा पता चलिए यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सेकंड हैंड वाला क्वेश्चन आ जाए तो सेकंड हैंड वाला भी यही होता है, पूरे 60 सेकंड में घूम जाती है। तो 60 सेकंड में कितना घूम जाती है, 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में इतना घूम जाएगी 360/60। तो एक्स में कितना घूम जाएगी, x इंटू 360/60। अगर आर हैंड वाला क्वेश्चन आ जाए तो आर हैंड जो होता है सबसे छोटा वाला, ये 12 घंटों में टोटल 360 डिग्री घूम जाता है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, 360/12। तो x घंटों में कितना घूमेगा, x इंटू 360/12। तो मिनट हैंड वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे सेकंड हैंड वाला आ जाए, चाहे आर हैंड वाला आ जाए, इस तरह से हम उस क्वेश्चन को कर लेंगे मेरी जान। ठीक है, अब आ जाते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है मेरी जान, ये सेगमेंट का जो एरिया होता है, ये होता है पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया हटा दो तो इसका एरिया मिल जाएगा, है ना। पूरे सेक्टर का है, सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाई 316 टू पाई आर स्क्वायर। तो सेक्टर के एरिया का तो फॉर्मूला पता है। ट्राइंगल के एरिया कैसे लिखेंगे, अगर ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग देंगे। अगर ट्राइंगल 60 डिग्री आ रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो अगर ये 60 है तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं ये भी बराबर, तो ये x ये भी x, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के पता चल जाता है ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60। तो अगर बीच का एंगल 60 डिग्री है तो याद करो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता था। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो अगर बीच का एंगल 90 है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो उस केस में हमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगती है। ये रहा कैसे लगती है ट्रिग्नोमेट्री, देखो मैंने क्या करा, सेंटर से परपेंडिकुलर ढेला, सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड होता है। ठीक है, अब एरिया कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू बेस पूरा इंटू हाइट। तो ये हाइट निकालनी है और ये पूरा बेस निकालना है।
अगर टोटल 120 है, टोटल 120 है, टोटल 120 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे भाई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी x, ये भी x, तो 120 प्लस 2x बराबर 180, तो x की वैल्यू आ गई 30, ये एंगल आ गया 30। अब इस ट्राइंगल में देखो, अब इस ट्राइंगल में देखो मेरी जान, अगर ये एंगल 30 है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा 21/2, है ना। साइन थीटा लगा दो भाई, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ओपी की वैल्यू आ गई 21/2। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें लिखना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू ए बी इंटू ओपी लिखेंगे भाई। ओपी क्या है, हाइट, और बेस क्या है, एपी, तो हाइट आ गई हमारी। बेस कैसे निकालेंगे, ये एपी भी निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस निकालना है तो cos थीटा लगा के एपी निकाल लो। इस एपी का ट्वाइस कर दोगे तो ए बी मिल जाएगा, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्लास 9th की थ्योरम है। इस एपी का ट्वाइस कर दो, ए बी मिल जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एपी कर दिया, ए बी मिल जाएगा, ए बी मिल गया। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे लिख सकते हैं, अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे लिख सकते हैं मेरे जान, अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस है पूरा ए बी, वो ए बी निकल गया, हाइट है ये ओपी, ये ओपी भी निकल गई, ये ओपी भी निकल गई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे तो एरिया निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा ट्राइंगल का। तो सेगमेंट का एरिया क्या होगा, सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर का θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर में से ट्राइंगल का एरिया हटा दिया, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया हटा दिया, हमें सेगमेंट का एरिया मिल गया। तो तीनों केस बन जाते हैं मेरे जान, 90 के केस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 60 के केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल, और 120 के केस में हम 120 के केस में भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं। बस ये हाइट निकालेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री से, और ये बेस में निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, ये निकाल लेंगे, इसका ट्वाइस कर देंगे तो पूरा बेस मिल जाएगा। याद आ गया, याद आ गया। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चार्ट हमें याद होना चाहिए, ये चार्ट हमें याद होना चाहिए। नहीं याद है तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लो, इसका जल्दी से रिवाइज कर लो। अगर ये याद है तो पूरा चैप्टर तुम्हारी मुट्ठी में है, अगर ये याद है पूरा चैप्टर तुम्हारी मुट्ठी में है। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या वॉल्यूम होता है, क्या क्या तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया, कर्व मतलब कर्व वाले पार्ट का एरिया, टोटल मतलब कर्व प्लस बेस का एरिया। मान लो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, वुडन आर्टिकल जो है वो हमें बनाया गया है बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर के दोनों हैंड से हमने स्कूप करके हेमिस्फीयर निकाल लिया, जैसे स्कूप कर देते हैं ना, आइसक्रीम स्कूप कर देते हैं, जैसे हमारी आइसक्रीम स्कूप कर देते हैं, तो ऐसी आइसक्रीम स्कूप करके हमने यहाँ से भी हेमिस्फीयर यहाँ से भी निकाल लिया। तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। इसका सरफेस एरिया लिखना है, सरफेस एरिया मतलब कहाँ कहाँ छू सकते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर छू सकते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख दिया। और क्या छू सकते हैं, ये हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं, और इस अंदर वाले हेमिस्फीयर के तो 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर छू सकते हैं। तो जहां जहां छू सकते हैं उनको ऐड कर देंगे तो अपने को सरफेस एरिया मिल जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है कि कौन स्कूप कर लिया। भाई बोला जा रहा है एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर की हाइट दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, है ना। बोला जा रहा है एक राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट और सेम बेस रेडियस इज रिमूव्ड। सेम हाइट का कोन ऐसे निकाल के बाहर निकाल लिया, सेम बाहर निकाल लिया, तो कुछ इस तरह की फिगर बन जाएगी, है ना। स्कूप करके ऐसे कोन बाहर निकाल लिया। अब इसका सरफेस एरिया लिखना है। सरफेस एरिया मतलब कहां कहां छू सकते हैं, कहां कहां छू सकते हैं, इसके कर्व को छू सकते हैं तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, नीचे के बेस के सर्कल को छू सकते हैं तो बेस एरिया, और क्या छू सकते हैं, इस कोन को भी तो अंदर हाथ लगा के ऐसे छू सकते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऐड कर दिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऐड कर दिया। क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी। हाँ मेरी जान कर रहा हूं फास्ट। एक तो तेरे को स्टैटिस्टिक्स पे आ जाए अपन। स्टैटिस्टिक्स अगर अनग्रुप्ड डेटा है तो मीन क्या होता है, सम अपॉन में नंबर, मीडियन क्या होता है, पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर लो, मान लो असेंडिंग में कर दिया, बढ़ते क्रम में कर दिया, फिर जो मिडल टर्म है वो मिडल टर्म हमारी मीडियन होती है, वो मिडल टर्म मीडियन होती है। मोड कैसे निकालेंगे, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मैंने देखा 6 3 बार आ रहा है, 6 सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो वो मोड होगा। पर अगर मैं बात करूं ग्रुप्ड डेटा की, तो ग्रुप्ड डेटा में मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, xi निकालो, मतलब यूएल प्लस LL/2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, fi xi करो, फॉर्मूला लगा दो। एज्यूम मीन मेथड क्या कहता है, xi निकालो, di निकालो, di होता है xi माइनस a, fi di करो, फॉर्मूला लगा दो। स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है, xi निकालो, di निकालो, ui क्या होता है di बाय h, फिर fi और ui की दोस्ती करके फॉर्मूला लगा दो। ये 3 तरीके होते हैं। इन 3 तरीके का, इन तीनों फॉर्मूले को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, जल्दी से रिवाइज कर लो। ठीक है, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। अब बोला जा रहा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सवाल आए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सवाल आए, कुछ नहीं करना है हमें, xi निकाला हमने, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही xi निकाला, अपर प्लस लोअर बाय 2, तो 0 प्लस 10/2 5 आ गया, फिर 10 प्लस 20/2 30/2 15 आ गया, इस तरह से आ गया।
xi के बाद मान लो मैं di निकालूं xi माइनस a मतलब मिडल वाली टर्म, तो xi माइनस a 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25, 55 माइनस 25, di आ गया। मान लो ui भी निकाल लिया, मतलब di बाई h कर दिया, तो हर di को h से डिवाइड, h मतलब क्लास साइज, 10 माइनस 0 10 आ रहा है क्लास साइज, डिवाइड कर दिया। अब fi की दोस्ती ui से करवा दिया, तो fi ui आ गया। फॉर्मूला लगा दो a प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू एच, ये लगा दिया अपन ने फॉर्मूला। मीन हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा के एक इक्वेशन बन गई कि y बराबर x, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी कैसे मिलेगी? बोला जा रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 25 एंड 50 रिस्पेक्टिवली, नहीं मीन 25 है और टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है, तो इन सभी का सम 50 है, तो इन सभी का सम 50 है, तो एक और समीशन ऑफ एफ आई 50 दिया हुआ है, एक और इक्वेशन बन गई कि 18 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 50। तो एक इक्वेशन है y बराबर x, एक इक्वेशन ये आ गई, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। फिर आता है मीडियन, मीडियन होता है l प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, और मोड होता है अपना l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ठीक है जी, ठीक है जी। l क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n मतलब समीशन ऑफ fi, f मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मीडियन क्लास के ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी थी, प्रीसीडिंग वाले की, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। भैया मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? मीडियन क्लास निकालने का सिंपल सा तरीका है मेरी जान, n/2 कर दो, n/2 से जस्ट बड़ा कौन सा है? जो CF है वही, उसी के करस्पॉन्डिंग वाली क्लास मीडियन क्लास होगी। तो मैंने यहाँ पे n/2 करा, 68/2 आया 24, 68/2 आ गया 34 से जस्ट बड़ा 42 था, उससे करस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है वो मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास का ही L लेंगे, उसी की फ्रीक्वेंसी लेंगे, और CF जो लेंगे इसके ऊपर वाले का लेंगे, CF जो लेंगे इसके ऊपर वाले का लेंगे, या पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए 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 जी, चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी। बिलो वाला जो क्वेश्चन आता है, जैसे ये बिलो वाला लिया हुआ है क्वेश्चन, बिलो 85 है, बिलो 105 है ना, तो बिलो वाला क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, बिलो वाला क्वेश्चन है, तो मतलब बिलो वाला क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो हमें ये CF दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? CF दिया हुआ है। CF से F कैसे लिखेंगे? CF से F कैसे लिखेंगे? माइनस कर दो, 4 को ऐसे लिख दो, फिर 9 माइनस 4 5, 22 माइनस 9 13, 45 माइनस 22 ये। तो अगर हमें CF दे रखा है, जब भी बिलो वाला क्वेश्चन आ जाए, बिलो वाला क्वेश्चन आ जाए, तो समझ जाना CF दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है जी, ठीक है जी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? पहला ऐसे लिख दो, फिर 9 माइनस 4 5, 22 माइनस 9 13, 42 माइनस 22 20, 56 माइनस 52 14, 54 माइनस 56 8, 68 माइनस 64 4। इस तरह से हम CF से F लिख सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ जाए। प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में मान लो हमने 5 कार्ड्स को उठाया, कौन कौन से? 10 को उठाया, जैक को उठाया, क्वीन को उठाया, किंग को उठाया और 1 को उठाया, तो टोटल सैंपल स्पेस 5 का आ गया। हमसे पूछा है बताओ 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 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि क्वीन होगा। क्वीन कितनी है? 1, तो 1/5। अब मान लो इनमें से उठा के हमने क्या करा कि क्वीन को उठा के बाहर फेंक दिया, क्वीन को हमने निकाला और बाहर फेंक दिया, तो कितने बच गए? सिर्फ 4 बच गए, तो सैंपल स्पेस 4 का हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भैया 1 को उठा के बाहर फेंक दिया तो सैंपल स्पेस ही छोटा हो गया। अब इसमें से बताओ एस की क्या होगी? एस मतलब इक्के की, तो 1/4। क्वीन की क्या होगी? क्वीन तो बचा ही नहीं, तो 0/4। अगर प्रोबेबिलिटी में, ध्यान रखना मेरी जान, प्रोबेबिलिटी में एक चीज ध्यान रखना, जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो हमेशा 1 से लेके 0 के बीच में होती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ ई, ये हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज, विन का उल्टा, तो ई और ई के उल्टे की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ई और उसके उल्टे की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। किसी चीज की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होता है। इस चीज को ध्यान रखना है, कई बार एमसीक्यूज में आ जाता है। चलिए, पत्तों की जानकारी तुम्हें पता ही है, चार भागों में बांट देते हैं, 2 ब्लैक कार्ड्स और 2 ये रेड कार्ड्स, 13 पत्तों के सूट्स बन जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है जी। आ जाओ इस क्वेश्चन पे अगर हम आ जाएं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि 53 ट्यूसडे आ जाएं, 53 ट्यूसडेज आ जाएं। हफ्ते कितने होते हैं? अगर हम नॉन लीप ईयर की बात करें तो हफ्ते कितने होते हैं? 7 से डिवाइड कर दिया, 52 हफ्ते होते हैं। 7 से जब डिवाइड करेंगे 52 और एक रिमाइंडर आ गया, तो 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन बच जाता है। 52 हफ्ते कंफर्म है, 52 हफ्ते अगर कंफर्म है, 52 हफ्ते अगर कंफर्म है तो मतलब 52 ट्यूसडेज कंफर्म है। तो अब एक दिन पे हमें पता करना है, क्योंकि हमें टोटल 53 चाहिए, 53 में से 52 तो मिल गए। अब इस बचे हुए एक दिन पे ट्यूसडे मिले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इस एक दिन में क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है? ये सारे डेज हो सकते हैं। उनमें से ट्यूसडे की क्या प्रोबेबिलिटी है? ट्यूसडे सिर्फ एक ही तो मिल रहा है, तो 1/7 ये।
मान लो लीप ईयर वाला क्वेश्चन आ जाए, तो लीप ईयर वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, लीप ईयर वाले क्वेश्चन में 2 दिन बच जाएंगे, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 दिन बच जाएंगे। अब इस 2 दिन में क्या क्या हो सकता है भाई, 52 तो कंफर्म हो गए, 52 हफ्ते मतलब 52 ट्यूसडे तो कंफर्म हो गए। अब ये जो बचे हुए 2 दिन है, इस पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे कॉन्जिक्यूटिव वाले होंगे, ऐसा नहीं होगा कि संडे और वेडनेसडे पड़ जाए, आखिरी के 2 दिन है तो एक साथ होंगे कोई भी, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो ये 7 केसेस हैं, इनमें से ट्यूसडे कहां कहां मिल रहा है मेरे को, एक यहां मिल रहा है और एक यहां मिल रहा है, तो 2 केसेस में ट्यूसडे मिल रहा है, टोटल हमारे 7 है। तो ये जो आखिरी के 2 दिन है, इससे हमें पता चल जाएगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 52 तो कंफर्म है, बचा हुआ एक ट्यूसडे जो चाहिए वो आएगा 2/7 की प्रोबेबिलिटी पे। तो लीप ईयर के केस में ये हो जाएगा। थैंक यू सो मच कूडीज, ये पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी, जस्ट आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं अभी नीचे दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ये पीडीएफ मैं आज तुम्हें यहाँ पे ड्राइव पे भी डलवा के दे दूंगा जल्दी से जल्दी, जिससे कि तुम्हें टेलीग्राम पे ना भागना पड़े। तो ये पीडीएफ अभी जस्ट तुम्हें मिल जाएगी, मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसके जितने भी क्वेश्चन है एक बार ना बैठे बैठे अपने जैसे अभी तुम्हारे पास मान लो 1 घंटे का टाइम है ना, जाके मान लो पॉटी कर रहे हो, पॉटी करते हुए बैठे बैठे 20 पीडीएफ को देख लो, ठीक है। टाइम हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए, बस पीडीएफ को एक बार जल्दी से देख ली, जितने भी क्वेश्चन है एक बार उसको रिकैप कर लिया कि हाँ आता है ना। मान लो बाइक पे जा रहे हो, या मान लो तुम क्या कहते हैं चलते चलते स्कूल पे जा रहे हो, तो चलते चलते भी एक बार इस पीडीएफ को देख लेना, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, वो सारे एक बार हमने रिकैप कर लिए, इनको देख लेना। 2 मिनट और लूंगा तेरे, 2 मिनट और लूंगा। कितने बच्चे आए थे, 7 लाख बच्चे, पता नहीं बॉट थे या क्या थे, नहीं पता, रियल थे बॉट थे, कोई बात नहीं। जितने भी बच्चे आए मेरी जान, फिर बोल रहा हूं ध्यान से सुनियो, फिर बोल रहा हूं, लास्ट बार बोल रहा हूं ध्यान से सुनियो, लास्ट बार बोल रहा हूं ध्यान से सुनियो, लास्ट बार बोल रहा हूं ध्यान से सुनियो। 100/100 जो है ना तूने, 100/100 तूने मेहनत में ले लिए हैं, मेहनत में तेरे 100/100 आ गए हैं। अब मुझे नहीं फर्क पड़ता तेरे मैथ्स में 100/100 आ रहे नहीं आ रहे, तूने और मैंने मिलकर मेहनत करी है। 7 लाख बच्चे, तू सोच, 7 लाख के अराउंड बच्चे आए थे अभी बीच में, मैंने देखे थे, वो रियल थे जो भी थे, शायद रियल ही थे, है ना, हमें तो नहीं आता है बॉट वॉट लगाना। तो 7 लाख बच्चे सुबह 4 बजे उठ के मेहनत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सही डायरेक्शन में आ रहा है हमारा देश, है ना। बच्चे सीरियसली पढ़ाई को ले रहे हैं, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। तो इस बात को ध्यान से समझियो, तूने मेहनत बहुत करी है, पिछले 17 दिन तूने बहुत मेहनत करी है, सुबह उठ के तूने बहुत मेहनत करी है, मेहनत की तरफ से तेरे 100/100 कंफर्म हो गए हैं। अब पेपर जैसा भी जाए, पेपर जैसा भी जाए, अपनी तरफ से बेस्ट दे के आइयो। जब तक टीचर पेपर नहीं छीनने आ रहा है तब तक बैठ के पेपर को करते रहियो, छीनने जब तक नहीं आ रही है टीचर, जब तक पेपर को करते रहियो, एंड मोमेंट तक लड़ते रहियो। किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ के आना है, हर क्वेश्चन को अच्छे से करके आना है, सिल्ली मिस्टेक मत करियो, बहुत आराम आराम से कैलकुलेशन करियो, कोई ईगो की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई साइड वाला देख रहा है कुछ देख रहा है, छोटी छोटी कैलकुलेशन को भी करियो, स्टेप्स को वापस से एक बार रीचेक करता रहियो, है ना। जैसे स्टेप कर रहा है, बड़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है तो रीचेक करता रहियो, पिछले स्टेप्स को ध्यान से करियो, बहुत ध्यान से करियो, पूरा फोकस अपने पेपर पे रखियो। कोई ये चीटिंग वीटिंग मत कर लगना यार, क्यों अपन फालतू में अपना टाइम वेस्ट करें, और मान लो कोई पकड़ ले फिर उससे हमारा पूरा ही बोर्ड कैंसिल हो जाए, है ना, हमें मान लो वो बैन करने बोर्ड से। अपने पेपर पे फोकस करना है, तेरे को सब आता है, तूने सब चीज अच्छे से पढ़ी है, तूने 14 दिन मेहनत करी है, तूने 2 दिन महामैराथन की मेहनत करी है, तूने सुबह उठ के 4 बजे हर चीज को रिवाइज करा है, तेरे को सब चीज आती है, तूने अपनी तरफ से 100% दिया। जिस भी टीचर से तू पढ़ा है, मेरे से पढ़ा है, बाकी किसी से भी टीचर से पढ़ा है, तू ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ा है, उस टीचर ने तेरी पूरी मेहनत करी है तेरे साथ, ये दोनों की मेहनत थी, उस मेहनत का आज तू जाके वहां पे बैठ के करेगा। मेहनत में तेरे 100/100 आ गए, कर्म करना तुम्हारे हाथ में था, तुमने कर्म पूरा कर लिया है, फल देना ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। जैसा भी पेपर जाए घर पे आना है आराम से, कोई डिस्कशन नहीं करना, किसी से बातचीत नहीं करनी, कौन सा दोस्त किसका क्या आ रहा है, आंसर किसका क्या आ रहा है, छोड़ो। घर पे आओगे 1 घंटे का नैप लेना, उठ के अपने जिस भी टीचर से पढ़े हो, है ना, मान लो किसी सर मैम से पढ़े हो, या कहीं ट्यूशन से पढ़े हो, मान लो मेरे से पढ़े हो, किसी और फलाना टीचर से पढ़े हो, टीचर को एक थैंक यू बोल देना कि थैंक यू सर, थैंक यू मैम, हमने बहुत मेहनत करी आपके साथ मिलकर, आपने मेरे साथ बहुत मेहनत करी है, थैंक यू सो मच। मेरे को बोलो ना बोलो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर सबको बोलना यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं सारे टीचर्स। मैं सबके बिहाफ पे यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, मैं भी आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शायद यहाँ पे मेरे से अगर कोई गलती हुई हो मेरी जान, कोई भी गलती हुई हो, है ना, बीच में शायद मेरे से कुछ सिली मिस्टेक्स हुई हो, है ना, या मेरे से मतलब जल्दी जल्दी में क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, या कोई भी भूल चुक हुई हो, मैं तेरे को गलती से ज़्यादा डांट दिया हो, मैं माफ़ी मांगता हूँ मेरी जान, मैं माफ़ी मांगता हूँ। कोई भी गलती हुई हो मेरे से, मेरे को अपना बड़ा भाई मान के माफ़ कर देना, है ना मेरी जान। बस यही है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम्हारा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी बेस्ट विशेज़ तुम्हारे साथ हैं, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, है ना। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूँगा, तुम भी जिस भगवान को, किसी को जिसको भी मानते हो उसको
जाके हाथ जोड़ के जाना, है ना, बड़ों के आशीर्वाद लेके जाना, पैर छू के जाना, पेपर अच्छा करना मेरी जान, बिल्कुल फोकस के साथ, पूरे माइंड के फोकस के साथ इस पेपर को करना, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। किसी कारणवश अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, तूने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, तूने अपनी तरफ से मेहनत पूरी करी है, कोई बात नहीं। अब अगले पेपर की फोकस करेंगे इसके बाद। इंग्लिश का पेपर जो है, इंग्लिश के पेपर की तैयारी तुम्हारी इसी चैनल पे होगी, मिशन जीत पे। मैग्नोलिया मैम तुम्हारी शाम को आ जाएंगी और वो तुम्हें पूरी के पूरी इंग्लिश के पेपर की जो भी रोड मैप स्ट्रेटेजी है वो आपको दे रही होंगी। ठीक है मेरी जान, ठीक है। इसी चैनल पे, मिशन जीत चैनल पे आपकी मैग्नोलिया मैम आएंगी शाम को, इंग्लिश की भी ताबड़तोड़ तैयारी तुम्हारी नेक्स्ट टॉपर्स करवा रहा होगा। हम लोग मिलेंगे मिशन जीत पे, हम लोग मिलेंगे मिशन जीत। आएगा ना तू, आएगा ना तू, आएगा ना। अब तुम्हारी अब मैथ्स का पेपर हो गया है, अब मैं मिलके तुम्हारे लिए मिशन जीत पे आगे तैयारी करता हूँ। मिशन जीत कुछ दिनों से होल्ड पे हो गया था, अब अपन जेईई और नीट की जो आगे की तैयारी है, यहाँ का बेस बन गया, यहाँ की तैयारी हो गई। 10th हमने बेस्ट दे दी, 10th में हमने पूरी मेहनत करनी सीख ली है, 5-5 घंटे 10-10 घंटे पढ़ना सीख लिया है। अब इसके बाद हम इसी मेहनत को यूज करेंगे जेईई और नीट में, मिशन जीत में। मिलेंगे अपन। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। तेरा बहुत अच्छा पेपर जाएगा, आजा गले मिलने, आजा 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 मेरी जान, आजा मेरी जान। ऑल द वेरी बेस्ट, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच मेरी जान। तू मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, कैसा भी पेपर जाए, मैं फिर बोल रहा हूँ तेरे को, कैसा भी पेपर जाए मेरी जान, तू पहले भी मेरा बेस्ट बच्चा था, तू अब भी मेरा बेस्ट बच्चा है, ठीक है। कैसा भी पेपर जाए, क्योंकि तूने मेहनत करने सीख लिया। मेरा बस एक गोल था, तुम सभी को मेहनत करना सिखा देना, तुम सभी को 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बैठना सिखाना। वो गोल में मुझे लगता है मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। एक बार और खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। बाय मेरी जान, ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय बाय। सेल्फी 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 रह गई, सेल्फी रह गई, सेल्फी रह गई, सेल्फी रह गई। फाइनल सेल्फी, फाइनल सेल्फी ऑफ द डे, फाइनल सेल्फी ऑफ द डे, फाइनल सेल्फी, फाइनल सेल्फी ऑफ मैथ्स। 100/100 मेहनत में आ गए हैं, 100/100 मेहनत में आ गया। जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी हो गया। ग्रेट, गुड नाइट, बाय बाय मेरी जान, बाय बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। आशीर्वाद ले ले, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।